Hello students, welcome to my channel. Today in this video we are going to discuss one of the important topic from the medieval history. The topic is related to the Mughal Empire. The topic is related to the one of the greatest Mughal emperor of medieval history, that is Muhammad Jalaluddin Akbar, Jalaluddin Muhammad Akbar. And the topic is Akbar's Rajput policy and its significance. We can also call it as a Rajput policy of Akbar. Okay, so in this video, we will discuss all these things related to the Akbar's relation with the Rajput very point to point, and we will not leave any single topic. We will not leave any single point. If you are preparing for UPSC, if you are preparing for state PCS, if you are a student of BA honors, if you are students of BA program, then this video is very helpful for you. And also, if you are going to appear for the BA program semester 3rd exam, then also the question related to this topic is they might become okay. The chances is very high because from last 10 to 15 years the question related to this topic हमेशा आते रहते हैं. ठीक है, तो if you also see the history optional in UPSC, then from that exam also, from the perspective of that exam also, this question is very important. एंड द क्वेश्चन इज, अगर आपके एग्जाम में मे बी क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, मैं एक लिख के आपको बता देता हूँ. तो क्वेश्चन विल बी लाइक दैट कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एनालाइज मुगल राजपूत रिलेशन अंडर अकबर. लेट मी राइट इट. एनालाइज मुगल राजपूत रिलेशन, एनालाइज मुगल राजपूत रिलेशन अंडर अकबर. तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इफ़ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ बीए प्रोग्राम. ठीक है, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस मैं कहता हूँ कि 90% से ज़्यादा हैं. ये क्वेश्चन आपको आ ही सकता है. मतलब मैं तो कहता हूँ कि आएगा ही क्वेश्चन ही पेपर में आपके, लेकिन फिर भी 10% चांसेस हो सकते हैं कि नहीं आए. लेकिन ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था और पिछले कई सालों में हमने देखा है. इफ़ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3rd एग्जाम हिस्ट्री, तो पिछले कई सालों में जो है काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. तो इसके चांसेस ज़्यादा है आने के एग्जाम में. अच्छा, मैं जो है इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके साथ, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमारा जो क्लास होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम में भी हैं, तो उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल हो, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें बताई जाए, आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए. अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे email ID पे आप मुझे कांटेक्ट करें, आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा. तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझें. ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ. पहले इंग्लिश में बात कर लेंगे और फिर हिंदी में. ठीक है, तो पहले इंग्लिश में हम कंप्लीट कर लेते हैं. तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा हिंदी में ही, तो आप चाहे तो पूरा कंटिन्यू भी करके देख सकते हैं. वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर कराऊंगा मैं. ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. वीडियो को क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा जाते जाते कि आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा. और भी अदर टॉपिक पे आपको अगर कंटेंट चाहिए, आप क्लासेस चाहते हैं आप, तो आप मुझे सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में. मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा. कोई भी टॉपिक जो हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड हो. ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. वेट अ सेकेंड, मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे. ओके, वेट अ सेकेंड प्लीज. प्लीज़ एक सेकेंड वेट कर लीजिए आप. ठीक है, पहले हम अकबर के बारे में बात कर रहे हैं. तो अकबर के बारे में 2-3 चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकबर के बारे में जब हम कुछ बातें जान लेंगे, समझ लेंगे, तो पढ़ने में आसानी होगी. ठीक है, तो पहले जो है अकबर के बारे में 2-4 बातें बता देता हूँ. हम सभी जानते हैं कि अकबर
जो है जब हुमायूं का डेथ होता है 1556 के आसपास, तो हुमायूं हुमायूं का डेथ आप जानते हैं कि लाइब्रेरी में जो भी चीज़ें हैं, हुमायूं का डेथ हो गया 1556 में। हुमायूं के डेथ के बाद उस समय जो उसका बेटा है, उसका सन जो है अकबर, वो काफ़ी छोटा रहता है, आई थिंक एट द एज ऑफ 13। उसका एज जो है 13 साल की आयु रहती है उसकी, और 13 साल की आयु में जो है अकबर जो है रूलर बनता है, बादशाह बनता है, रूलर बनता है। और जैसे ही वो रूलर बनता है उसके सामने एक चुनौती खड़ी रहती है, एक चैलेंज रहता है। मैं बहुत ही ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, मैं आपको अकबर पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं अकबर के बारे एक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मैं आपको ब्रीफ में पहले अकबर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर जो है आगे हम अकबर राजपूत पॉलिसी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके सामने एक चुनौती रहती है, और जो चुनौती हेमू के सामने, हेमू के रूप में उसके सामने खड़ी होती है, हेमू। और हम सभी जानते हैं कि हेमू और फिर अकबर के बीच में एक वॉर होता है, एक अटैक करता है हेमू मुगलों पे, और फिर मुगल और हेमू के बीच में लड़ाई होती है। चूँकि अकबर बहुत छोटा है तो इसको बैरम खान इसको गाइड करता है, और एज ए गार्जियन कह सकते हैं कि एज ए गार्जियन जो है बैरम खान उसको गाइड करता है, और बैरम खान और हेमू में एक तरह से लड़ाई होती है। इसको हम लोग एक सेकेंड, इसको हम लोग बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन कौन सा बैटल है ये, कौन सा बैटल है ये है हमारा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। जो पहला बैटल हमने देखा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि लोदीज और बाबर के बीच में हुआ था, ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है। और इसमें बैरम खान और हेमू के बीच में जो है वॉर होता है, और इसमें हेमू जो है, हेमू को मारा जाता है, हेमू को मारा जाता है, और इसमें बैरम खान और जो अकबर है वो जीत जाता है। ये 1556 में हुआ था, 1556 में। तो ये हो गया हमारा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। चूंकि अकबर जो है बहुत छोटा है, अकबर जो है माइनर है, अकबर क्या है, माइनर है, तो अगले कुछ सालों तक जो है बैरम खान जो है, बैरम खान ही सारा काम करता है, बैरम खान के ही अंडर जो है वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को करता है, डे टू डे को जो भी एक्टिविटी है बैरम खान के अंडर ही करता है अगले 4-5 सालों तक। 1560 के आसपास, यहाँ पे 1556 हमने देखा, 1560 यानी कि 1560 के आसपास बैरम खान की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर जो है एक महामंगा की एंट्री होती है, और महामंगा जो है वो आपने देखा होगा, अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा एक महामंगा रहती है। महामंगा जो है पॉलिटिकल अफेयर्स में एंट्री करती हैं। फिर 1562 के आसपास जो है महामंगा को भी साइड किया जाता है, और महामंगा को साइड करके अकबर जो है एक तरह से फुल फ्लेज डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, पहले वो बैरम खान के अंडर काम कर रहा था, फिर महामंगा के अंडर काम कर रहा था, अब जो है वो फुल फ्लेज डिसीजन लेने के लिए तैयार है, और अपना कह सकते हैं कि सबको साइड करके वो बोलता है कि मैं अब कैपेबल हूँ डिसीजन लेने के लिए सब कुछ। फिर वो गुजरात के इलाके में जाता है, गुजरात पे अटैक करता है, वहाँ पे जीतता है। मालवा के इलाके में जाता है, वहाँ जीतता है। बिहार के इलाके में, तो इन सारे इलाकों को जो है अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपनाता है, और इन सबको करके जो है कश्मीर में भी जाता है, काबुल में जाता है, मतलब कुछ अहमदनगर का इलाका है उसको भी जीतता है। तो ये सब काम करता है। तो ये हो गया अकबर के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी मैंने दे दी। अब हमें जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकबर राजपूतों के लिए कैसा नज़रिया अपनाता है। जो हमारा क्वेश्चन था कि एनालाइज मुगल राजपूत रिलेशन अंडर अकबर, अकबर के अंडर जो है मुगलों और राजपूत का रिलेशन कैसा था, मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया है। मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं अकबर के बारे में, 2-4 चीज़ें बता दिया मैंने जो इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी चीज़ें हैं अकबर के बारे में आपको जानना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को शुरू करते हैं। अकबर राजपूत पॉलिसी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। राजपूतों के लिए वो डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनाता है। वो जानता था कि इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में, इंडिया जैसे बड़े देश में, भारत जैसे, हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में अगर बहुत लंबे समय तक रूल करना है तो उसे टॉलरेंट अप्रोच अपनाना होगा। तो कह सकते हैं कि अकबर बहुत ही जल्दी समझ जाता है, यानी कि अकबर रियलाइज्ड वेरी अर्ली, बहुत जल्दी समझ जाता है। क्या समझ जाता है? दैट अ टॉलरेंट अप्रोच was a must to rule over हिंदुस्तान। वो समझ गया था बहुत जल्दी कि अगर हिंदुस्तान पे अगर रूल करना है लंबे समय तक,
तो उसको टॉलरेंट अप्रोच अपनाना पड़ेगा। सिर्फ एग्रेसिव पॉलिसी को अपना के लंबे समय तक रूल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसने अपने जितने भी उसके पास्ट में प्रीवियस रूलर्स थे उनको सबको उसने देखा, और उससे इसको समझ में आया कि अगर हिंदुस्तान जैसे बड़े देश पे अगर रूल करना है लंबे समय तक, और इसी यही कारण देखते हैं कि अकबर जो है बहुत ही लंबे समय तक 50 सालों तक जो है रूल कर पाता है। तो देखते हैं कि अकबर इतने लंबे समय तक रूल कर पाता है, क्यों कर पाता है? क्योंकि उसने टॉलरेंट अप्रोच अपनाया, और टॉलरेंट अप्रोच अपनाने के बाद उसने बहुत सारे कह सकते हैं कि बहुत सारे उसने मेजर्स अपनाए। अकबर बहुत ही मैं आपके अकबर के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, उसके बाद से हम ये शुरू करेंगे। अकबर बहुत ही कंपैशनेट रूलर था। मैं ये भी लिख देता हूँ, आपको अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, एग्जाम में आपके काम भी आएगा। एक पेज में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि अकबर जो है, एक मिनट, अकबर जो है क्या है, बहुत ही कंपैशनेट रूलर। अकबर वॉज अ कंपैशनेट रूलर। अकबर वॉज अ कंपैशनेट रूलर। उसके अंदर कंपैशन है, ठीक है, कंपैशन है उसको। वो अगर किसी राजपूत रूलर को, मैं अभी राजपूत के बारे में बात कर रहा हूं, अगर वो किसी राजपूत रूलर को अगर हरा भी दे रहा है, उससे लड़ाई लड़ रहा है, उसको हरा रहा है, तो उसकी वो बेइज्जती नहीं कर रहा है, उसको इंसल्ट नहीं कर रहा है, उसको ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा है, बल्कि उसको डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहा है। तो लिखिए यहाँ पे अकबर वॉज कंपैशनेट रूलर। उसका क्या लिख देंगे कि इवन आफ्टर डिफिटिंग the Rajput kings, even after defeating the Rajput kings, he did not insult them. Insult, और आप ये भी लिख सकते हैं, और humiliate them. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को हरा भी दे रहा है, he did not insult or humiliate them. किसी को हरा रहा है, किसी राजपूत रूलर को उसने कैरेट और स्टिक की पॉलिसी अपनी, मैं बताऊंगा कैरेट और स्टिक की पॉलिसी क्या है। अगर वो किसी राजपूत रूलर पे अटैक कर रहा है, किसी राजपूत स्टेट पे अटैक कर रहा है जहां पे राजपूत रूल कर रहे हैं, तो उनको हराने के बाद उनको मिसट्रीट नहीं कर रहा है, उनके साथ उनकी हत्या नहीं कर रहा है। वो क्या कह रहा है, वो बोलता क्या है कि आप जो है जहां पे आप रूल कर रहे हैं, भले हरा दिया हूं मैं आपको, आप हार गए हैं, लेकिन आप अपनी टेरिटरी पे रूल करते रहिए। आप अपनी टेरिटरी, जो आपकी टेरिटरी है, मान लो ये कोई टेरिटरी थी, मान लो ये कोई अंबेर था, एक अंबेर भी है, वहां का राजा भारमल है, हालांकि उनके साथ लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये अंबेर है, अंबेर पे उसने अटैक किया। किसने अटैक किया? अकबर ने अटैक किया। अंबेर पे अटैक करने के बाद ये हार गए। हारने के बाद अंबेर के राजा को ये कह रहा है कि तुम अपनी टेरिटरी पे रूल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस तुम मेरे सुजरेनिटी को मान लो, मेरी सुप्रीमेसी को मान लो, मेरे अंडर काम करो, ये बोलता है ये। और इससे क्या फायदा होता है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, आप पहले अब बैकग्राउंड समझिए, ठीक है। तो इसमें आप आगे लिख सकते हैं कि ह्यूमिलिएट देम, ये हो गया। उसके बाद क्या करेगा, ही ट्रीटेड देम, he did not insult or humiliate them। तो उसके बाद कैसे ट्रीट कर रहा है वो, he treated them with dignity and respect। कैसे ट्रीट कर रहा है वो, रिस्पेक्ट दे रहा है उनको सम्मान दे रहा है वो, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो यही हमें देखने को मिलता है कि बाकी उसके पहले के जितने भी चाहे वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हो या फिर इसके पहले के जो बादशाह हो, हालांकि हुमायूं का भी राजपूतों के साथ अच्छा संबंध था। अमरकोट में अकबर का जन्म होता है, और अमरकोट में जहाँ पे जन्म होता है वो एक राजपूत घराने में ही जन्म होता है। अकबर का जन्म कहाँ होता है? राजपूत घराने में जन्म होता है, अमरकोट में। तो कह सकते हैं कि हुमायूं का भी संबंध अच्छा था राजपूतों के साथ, लेकिन राजपूतों के साथ जो है एक अलग तरह का संबंध बनाने का काम किया है अकबर, और सबसे अच्छा काम किया है। जितने भी बादशाह हैं, जितने भी सुल्तान हैं, उन सब में अकबर का राजपूतों के साथ बहुत अच्छा संबंध था।
वो क्या देखता है कि जितने भी राजपूत हैं बहुत ही अच्छे योद्धा हैं, बहुत ही लॉयल हैं, विश्वास पात्र हैं, वो लॉयल हैं और वॉरियर, अच्छे वॉरियर हैं। और ये खूबी वो बहुत जल्दी पहचान जाता है। और इन खूबियों को वो यूज कैसे करना है, इन खूबियों का यूज कैसे करना है, ये अच्छे से वो जान समझ रहा था। और वो लॉन्ग टर्म में इसका फायदा सोच रहा था। मैं बताऊंगा क्या क्या फायदा। अभी आप बस एक बैकग्राउंड समझिए। आपको मैं टॉपिक को इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप अपने शब्दों में भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, ही फाउंड द राजपूत वॉरियर्स, he found the Rajput warriors, he found the Rajput warriors were brave, कैसे हैं, बहादुर हैं, ठीक है, एंड लॉयल। ये तो राजपूतों में है भाई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक बार अगर वचन दे दिए तो भले प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं टूटने देते थे। ये राजपूतों में है ये बात, ठीक है। तो ये चीजें अकबर समझ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए उसने बोला कि राजपूत बहुत ही अच्छे वॉरियर हैं, अच्छे योद्धा हैं, लॉयल हैं, तो इनको मैं अच्छे से रिस्पेक्ट दूंगा, डिग्निटी, इनके जो है डिग्निटी जो है इनको, उसके मैं साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ह्यूमिलिएट नहीं करूंगा, इनको इंसल्ट नहीं करूंगा। ये बात अकबर समझ गया था। और यही खासियत है अकबर को, क्योंकि हम लोग अकबर द ग्रेट जो हम लोग कहते हैं उसको, यही कुछ खासियत थी। भले वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास कह सकते हैं कि लिटरेट वो नॉलेज नहीं थी, पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, लेकिन ये सारी समझ थी उसके पास। 13 साल की आयु में वो बादशाह बनता है, 13 साल की आयु में वो रूलर बनता है दिल्ली का। और वो जो एक्सपीरियंस उसने गेन किया, उसने इन चीजों को अच्छे से समझा और देखा, ठीक है। उसके बाद से मैंने बताया आपको कि वो किसी को हराता भी था तो वो कैप्चर नहीं करता था उसकी टेरिटरी को, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि ही अलाउड द राजपूत rulers to rule over their territories। अलाउ करता है कि आप अपने जो टेरिटरी है, भले ही मैं जीत गया हूं लेकिन आप अपनी टेरिटरी पे रूल करते रहिए, कोई बात नहीं। इवन यहाँ पे सॉरी फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे इवन आफ्टर ऐड कर लीजिए, इवन आफ्टर दे वर डिफीटेड इन द वॉर। भले ही वो हार जाते थे, दे वर डिफीटेड इन द वॉर, भले ही वो वॉर में हार जाते थे लेकिन फिर भी उनको उनसे टेरिटरी नहीं छीनता था। बोलता था कि आप अपनी टेरिटरी पे रूल करते रहिए, बस आप मेरी सुजरैनिटी को मान लीजिए, मतलब मेरे अंडर को, मेरे इन्फ्लुएंस को, मेरे पावर, मेरे सुप्रीमेसी को मानिए आप, ठीक है। क्यों? और देखो ये जो करने का एक फायदा ये था कि जब भी अकबर को जरूरत होती थी किसी आर्मी की, अकबर को जरूरत होती थी किसी भी चीज की, तो ये लोग उसकी मदद भी करते थे। बदले में अकबर ने बोला कि ठीक है तुम अपनी टेरिटरी पर रूल करो, बदले में अकबर को क्या मिल रहा है, अकबर को हेल्प मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है बदले में, आप यहां पे लिख सकते हैं कि दीज रूलर्स हेल्प्ड अकबर, मदद करते थे, हेल्प्ड अकबर by commanding their army or supplying contingents during a war। जब भी जरूरत पड़ती थी ये लोग अकबर की मदद करते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ये है, आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि अकबर जो है राजपूतों के साथ कैसे पॉलिसी अपना रहा है। एक पॉइंट ये हो गया। देखो मेनली एग्जाम में भी ये प्रोग्राम में ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, या फिर मेन क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन चांसेस है शॉर्ट नोट में भी है। तो मैं आपको कंटेंट अच्छे से दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। कंटेंट अच्छा है, मैंने अच्छे सोर्स से भी ये कंटेंट लिया है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या लिख सकते हैं आप इसमें। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया अकबर बहुत सारे ऐसे राजपूत हैं जिनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करता है। मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब कहते हैं विवाह के साथ विवाह करके संबंध बनाता है,
इसमें एक उदाहरण है राजा भारमल, जिसको हम लोग भरीमल भी कहते हैं, जो कि आम्बेर के राजा थे, और उन्हीं की जो बड़ी बेटी होती है जिसको हरखाबाई हम लोग कहें। बहुत सारे ऐसे हमारे समाज थी, आमतौर पे जो आम लोग हैं उनके बीच में जोधाबाई का नाम आता है, लेकिन जोधाबाई हिस्ट्री के बुक में या हिस्ट्री में ऐसा कोई नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। हरखाबाई नाम दिखने को मिलता है, तो आप हरखाबाई ही लिखेंगे, जोधा नाम नहीं लिखेंगे आप। बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में जो हम लोग आमतौर पर, जैसे कि एक अनारकली है, अनारकली का जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता है हिस्ट्री में, उस पर बहुत सारे डिस्प्यूट है हिस्टोरियन के बीच में, लेकिन हम लोग आम शब्दों में, आम लोगों के बीच में ये सब चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमें आप जोधाबाई नहीं लिखेंगे, आप हरखाबाई लिखेंगे। तो मैंने बताया कि अकबर जो है उसने क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंस किया। अकबर गॉट इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, ये इंपॉर्टेंट है। किससे किया मैट्रिमोनियल अलायंस? विद राजपूत, राजपूतों के साथ किया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपने लिख लिया मैट्रिमोनियल अलायंस किया राजपूतों के साथ, तो एग्जाम्पल देके आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि उसने जनवरी में इन जनवरी 1562 अकबर मेट राजा भारमल। अच्छा, कहीं कहीं आपको भरीमल भी देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही इंसान है और भरीमल। और ये कहाँ का है? द रूलर ऑफ अम्बेर, जयपुर के इलाके का। ठीक है, अम्बेर। और इनसे जब वो मिलते हैं तो अकबर जो है इनकी जो बड़ी बेटी होती है उससे शादी करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अकबर्स मैरिज टू हिज एल्डेस्ट डॉटर, जिसका नाम क्या है? हरखाबाई। अच्छा, क्यों करते हैं शादी, इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं वो सब में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा, कहानी बहुत सारी है, कहानी नहीं है, हिस्ट्री है, लेकिन अगर वो सब के बारे में अगर चर्चा करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सब कुछ जो है मैं जब ये डिस्कस करूंगा ये सारी चीज़ें तो आपको मैं बताऊंगा। हरखाबाई, ठीक है, एंड secured him द पावरफुल सपोर्ट। किसका सपोर्ट मिल गया अकबर को? उसको सपोर्ट मिल गया अम्बेर का, पावरफुल सपोर्ट। अब उसने शादी जब कर लिया और अम्बेर का वो एक तरह से कह सकते दामाद बन गया, अम्बेर के राजा का दामाद बन गया, तो जाहिर सी बात है कि उसको अम्बेर का सपोर्ट मिलेगा, पावरफुल सपोर्ट ऑफ अम्बेर, अम्बेर का उसको सपोर्ट मिल गया। कब तक सपोर्ट मिला? थ्रू आउट हिज रेन, जब तक वो जिंदा रहा, जब तक वो शासन किया, तब तक उसको सपोर्ट मिला वहां से, थ्रू आउट हिज रेन। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते मैट्रिमोनियल अलायंस के माध्यम से भी उसने क्या किया कि राजपूतों को अपने अंडर में लिया। राजपूतों को एक तरह से कह सकते हैं कि जो लुभाने की कह सकते नीति थी, जो पॉलिसी थी, उसको उसने किया। राजपूत उसके खिलाफ रेजिस्टेंस ना कर सके, क्योंकि जानते हैं हम लोग पिछले काफी समय राणा संगा को हमने देखा, बाबर को इसके जो दादाजी थे अकबर के, राणा संगा, उसको बाबर, जहीरुद्दीन बाबर, तो जहीरुद्दीन बाबर को कैसे राणा संगा ने काफी चुनौती दिया। तो अकबर ये समझता था, अकबर ने बहुत तरीके से देखा। फिर हमने देखा कि पहले उसने बोला कि जो भी हम लड़ रहे हैं, फिर तुमको अगर मैं हरा देता हूँ अगर किसी राजपूत रूलर को, तो उसके साथ मिस्ट्रीट नहीं करेंगे, उसको ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, उसको इंसल्ट नहीं करेंगे, उसको रेस्पेक्ट देंगे, उसको डिग्निटी देंगे, उसके राज्य उसको लौटा देंगे। बस उसको ये करना है कि मेरी जो सुजरेनिटी जो है मेरी मान लो तुम, और बदले में वो क्या मिल रहा है? उसको आर्मी का सपोर्ट मिल रहा है, कंटिजेंसी मिल रहा है ड्यूरिंग अ वॉर। ठीक है, थ्रू आउट हिज रेन। अच्छा, इन लोग जब शादी कर रहा है हिंदू लोगों से या राजपूत के लोग फैमिली से शादी कर रहा है, तो क्या उनका धर्म परिवर्तन करा रहा है? नहीं। हरखाबाई से अगर उसने शादी किया है और हरखाबाई अगर हिंदू है तो उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बोल रहा है। उनको ये नहीं बोल रहा कि आप अपना रिलीजन जो है कन्वर्ट करा लो और रिलीजन कन्वर्ट करा के आप इस्लाम में आ जाओ। बोल रहा है कि आपके पास छूट है, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है, आप अपना इंजॉय करो, कंप्लीट फ्रीडम इंजॉय करो।
इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे आप अगर जोधा अकबर फिल्म देखे होंगे उसमें देखते हैं कि जो हमारी ऐश्वर्या राय हैं जो उसमें जोधा का किरदार निभाई हैं, वो अपने एक कह सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मैं भूल रहा हूँ, हरम हरम। तो हरम में जो है अपना जो है कृष्ण भगवान की मूर्ति और कृष्ण भगवान का मंदिर स्थापित किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छूट है, मतलब वो तो मूवी है लेकिन सच में अकबर ने इतनी छूट दी थी। ठीक है, तो अकबर जो है छूट दिया था। तो यहाँ पे आप ये भी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर लीजिए कि अकबर वॉज ए टोलरेंट, अकबर वॉज ए टोलरेंट। और टोलरेंट है तभी तो इतना दे रहा है। क्या औरंगजेब के समय में हम लोग ऐसा देखने मिलता है? नहीं मिलता है। अगर औरंगजेब के समय में क्या मोहम्मद बिन तुगलक के समय ऐसा देखने को मिलता नहीं। वो टोलरेंट नहीं है वो। ठीक है, अकबर जो है टोलरेंट है और सेंसिटिव है वो, एंड सेंसिटिव एम्पायर, सेंसिटिव एम्पायर। और जब इसकी हम रिलीजियस पॉलिसी देखेंगे उसमें भी हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है। और ये अलाउ करता है, अकबर वाज ए टोलरेंट एंड सेंसिटिव एम्पायर हु अलाउड his Hindu wives, माफ कीजिएगा, who allowed his Hindu wives, मैं क्या बता रहा था, to enjoy complete religious freedom, complete religious freedom। यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम मिल रहा है उसको। किसको? जिन लोगों से वो शादी कर रहा है, जो हिंदू वाइफ्स, जो जिन लोगों से हिंदू राजपूत फैमिली से वो रिलेशन बना रहा है, मैट्रिमोनियल अलायंस कर रहा है, उनके साथ ये प्रेशर नहीं बना रहा है कि आप अपने धर्म को कन्वर्ट कीजिए और इस्लाम में आ जाइए। हम आगे जब पढ़ेंगे राजपूत के जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी है उसमें जब हम सूले कुल दीन इलाही पढ़ेंगे, जो उसने एक नया धर्म बनाने की सोची, जिसमें जब सारे धर्मों के लोगों के साथ, वो विद्वान लोगों के साथ बात करता था इबादत खाना में, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या फिर क्रिश्चियन धर्म, उन लोगों को बुला के जब वो इबादत खाना में चर्चा करता था, डिस्कशन करता था, और सारे डिस्कशन करने के बाद उन सारे धर्मों में से जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको लेके उसने एक नया धर्म बनाने को सोचा, दीन इलाही। हालांकि वो सक्सेस नहीं किया, लेकिन उसका जो सोच है रिलीजन के प्रति, वो बाकी जो हमारे सुल्तान है दिल्ली सल्तनत में या फिर मुगल एम्पायर में बाकी जो सुल्तान है उनके साथ वो देखने को नहीं मिलता है। जो अकबर का जिस लेवल का इसका जो रिलीजियस टॉलरेंट है वो देखने को नहीं मिलता है बाकी लोगों में। तो कह सकते हैं कि रिलीजन को लेके ये बहुत ही टॉलरेंट है। ये नहीं कह रहा है कि भाई आपको धर्म परिवर्तन कराना ही है, आप अपने धर्म में रह के भी हमसे विवाह कर सकते हैं। तो इसकी ये पॉलिसी है यहाँ पे। ठीक है, 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। 2 पॉइंट तो हो गया हमारा कि अकबर रियलाइज वेरी अर्ली दैट अ टॉलरेंट अप्रोच वाज अ मस्ट टू रूल ओवर हिंदुस्तान। अब इसको प्रूव किया है हमने, ये 2 पॉइंट में प्रूव कर दिया। आप भी ऐसे ही आंसर लिखिएगा कि अकबर ने कैसा पॉलिसी अपनाया, टॉलरेंट अप्रोच अपनाया है। ठीक है, मैं लास्ट में कंक्लूजन भी बता दूंगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो ये हमने प्रूव किया कि हाँ ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि अकबर का जो राजपूतों के लिए जो पॉलिसी था वो ये था। ठीक है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, आप ये सब लिख लीजिए, फिर जो है हम लोग इस जो हमने ये बनाया है इसको जो है डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट हो गया था हमारा। तीसरा पॉइंट देखिए, बहुत सारे जो राजपूत थे, हमने देखा कि राजपूत से ये शादी कर रहा है, बहुत से राजपूतों को युद्ध में हरा रहा है, फिर भी उनको जो है उनसे राज्य नहीं छीन रहा है। तो बहुत सारे राजपूत लोगों को ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही हाई पोस्ट पे दे रहा है। हम देखते हैं कि ये जो राजा भरमल है, इनका जो बेटा होता है राजा भगवान दास, या फिर उसका जो पोता होता है राजा मान सिंह, तो राजा मान सिंह पे बहुत ही ट्रस्ट करता था ये। हम पढ़ेंगे सतीश चंद्र ने क्या कहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो राजा मान सिंह पे जो है बहुत ही ट्रस्ट करता था ये, और इसलिए बहुत सारे मनसबदार जो है, मनसबदार और जागीरदार, मैं बताऊंगा मनसबदार और जागीरदार क्या है इस पे वीडियो में, अगला वीडियो वही होगा हमारा मनसबदारी सिस्टम पे। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम पे ही आप यहाँ पे देख लीजिए। मनसबदारी सिस्टम पे मैंने बना लिया है प्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ मनसबदारी वाज डिफरेंट फ्रॉम इक्तदारी, और ये सब मनसबदारी सिस्टम पे मैं बात करूंगा। लेकिन अभी जो है हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला वीडियो उसी पे आएगा। तो इसने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थे एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, वो राजपूतों को दिए। तो आप यहाँ पे आप लिखिएगा अगला पॉइंट कि मेनी राजपूत्स वर गिवन high posts
इन अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एज क्यों दिया उसने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही हाई पोस्ट क्यों दिया? बिकॉज एज दे वर ट्रस्टवर्दी थे, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी समझ गया था कि राजपूत लॉयल हैं और बहुत ही ट्रस्ट करने लायक हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए, यही वाली बात है यहाँ पे। ट्रस्टवर्दी एंड सिंसियर भी हैं, ट्रस्टवर्दी भी हैं, और इनको एडमिनिस्ट्रेशन की भी नॉलेज है अच्छी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अब यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा आपको, देखिए कभी भी हिस्ट्री में आपको ये स्टेटमेंट लिखे तो वहाँ पे जरूर सा एक एग्जाम्पल दे दे। एग्जाम्पल इन द सेंस कि वहाँ पे उस पॉइंट को प्रूफ करने वाली बात लिख दे। और जब भी मैं जब आंसर लिखता हूँ हिस्ट्री के, जब भी मैं आंसर लिखता हूँ एग्जाम में भी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, मैं टीचर क्लेम नहीं करता कि मैं टीचर, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मैं भी जब एग्जाम में लिखता हूँ तो मेरा यही मकसद होता है कि जब मैं कोई पॉइंट लिख रहा हूँ तो उस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए एक स्टेटमेंट लास्ट में जोड़ दूँ। यहाँ पे कैसे आप इस पॉइंट को प्रूफ करेंगे? आप यहाँ पे लिख दीजिए कि राजा भगवान दास, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। आप यहाँ पे लिख दीजिए राजा भगवान दास एंड राजा मान सिंह भगवान दास एंड राजा मान सिंह वर हिज मोस्ट वर्ड का यूज कीजिएगा, मोस्ट ट्रस्टेड ऑफिशियल। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इन लोगों को बहुत ही हाई रैंक मिला था मनसबदारी सिस्टम में, ठीक है, बहुत ही हाई पोस्ट मिला था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप इसको प्रूफ कर देंगे। अच्छा, क्या सारे राजपूत जो स्टेट थे, क्या सारे राजपूत जो किंगडम थे, क्या सबने अकबर के सुपरमेसी को मान लिया? नहीं। बहुत सारे स्टेट थे जैसे कि रणथंभौर, जोधपुर, वो अकबर के आगे सबमिट करने को रिफ्यूज किया उन्होंने। इसीलिए जो है कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी वो अपनाता है। लास्ट में आप यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि डिस्पाइट ऑल, इन सब के बावजूद, एक मिनट कलर चेंज कर दूं मैं, डिस्पाइट all these policies, some Rajput states लाइक किसने नहीं किया? आप रणथंभौर का नाम लिख लीजिए, रणथंभौर। आप जोधपुर का नाम लिख लीजिए, जोधपुर। refused to submit to अकबर। इसमें एक और भी थे इसमें, राणा उदय सिंह की बात करेंगे चित्तौड़ के, तो उनके बारे में बात करेंगे आगे। जो ये सारे पॉइंट में मैंने सारा मेंशन कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें, आप एग्जाम में इतनी चीज़ें आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपका जो है शॉर्ट नोट तैयार हो गया। फिर भी अगर आपको और कंटेंट से, और कंटेंट तो हमारे पास काफ़ी है, तो इतना चीज़ आपको अगर आप लिख देंगे तो अच्छा खासा आपको नंबर जो है मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें लिख देंगे। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकाला हमने? कंक्लूजन ये निकाला हमने, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला हमने कि उसने राजपूतों के खिलाफ कैसी पॉलिसी अपनाई है? डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनाई है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फॉर राजपूत्स अकबर adopted डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपना रहा है, ठीक है। डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपना रहा है, तो इसको प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ कैसे करेंगे? लिख देंगे यहाँ पे वेयर बाई ही डिक्लेयर्ड, उसी बात को आप यहाँ पे लिख दीजिए कि इफ ही डिक्लेयर्ड दैट, इफ, उसने क्या कहा? उसने ये कहा डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपने, और उसने बोला कि अगर अकबर की सुपरमेसी अगर सब कोई मान लेगा, सारे राजपूत मान लेंगे, तो उनको जो है फुल ऑटोनॉमी मिल जाएगी, और उनके जो राइट्स हैं उसको प्रिजर्व किया जाएगा, यही बात बोलता है वो, यही पॉलिसी है उसको राजपूतों के लिए कि इफ यू विल एक्सेप्ट माई सुपरमेसी देन आई विल गिव यू फुल ऑटोनॉमी एंड योर राइट विल बी प्रिजर्व्ड।
ये बात बोलता है अकबर। तो इसी चीज को अभी हमें कंक्लूजन में लिख देना है, वेयर बाई ही डिक्लेयर दैट इफ राजपूत accept if Rajputs accept supremacy of Akbar then they will be given full autonomy। बस तुम्हें क्या करना है, आपको सुप्रीमेसी मान लेना है अकबर का अंडर काम करना है, ठीक है, फुल ऑटोनॉमी, एंड देयर राइट्स विल बी प्रिजर्व्ड, एंड देयर राइट्स वुड बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं, इसमें लिखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको फिर वहां पे यहाँ पे आप ये भी मेंशन करते हैं कि सारे राजपूत लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके प्रपोजल को, महाराणा प्रताप ने नहीं किया। महाराणा प्रताप कहाँ के, मेवाड़ के हैं, ठीक है, महाराणा प्रताप कहाँ के, मेवाड़ के हैं। माफ कीजिएगा मैंने कहीं चित्तौड़ बोल दिया ऐसा है, लेकिन महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के हैं, ठीक है, मेवाड़ के हैं। और उनके साथ जो है एक युद्ध होता है, एक बैटल होता है जिसको बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहते हैं, 1576 में होता है। इसमें अकबर की आर्मी जो है वो जीत जाती है और महाराणा प्रताप इसमें हार जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी सारी है, तो ये कंक्लूजन में आप इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हैं, हमारी। तो अब जो है हमें 2-3 चीज़ें और जाननी जरूरी है, उसके बाद से जो है हम इसको शुरू करेंगे। अकबर ने कहा कि अगर तुम मेरे सामने सरेंडर कर दोगे तो तुम्हें ऑटोनॉमी मिलेगी, ये बात अकबर कहता है। और ये करके उसने 4 चीजें हासिल की। उसने क्या दिया, उसने बोला कि तुम अगर मेरे आगे सरेंडर कर दोगे, मेरे सुजरेनिटी को अगर मान लोगे और मेरे साथ अलायंस कर लोगे, राजपूतों को लिए बोला ये, ठीक है ना, कि इफ यू एग्री टू सरेंडर बिफोर मी, ठीक है, अगर तुम मेरे आगे सरेंडर कर देते हो और मेरे सुजरेनिटी को एक्नॉलेज करते हो और मेरे साथ अलायंस कर लेते हो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और बदले में मैं तुम्हें 3 चीजें दूंगा। क्या दूंगा? 3 चीजें दूंगा। पहले क्या बोलता है ये? बोला कि तुम्हें कंप्लीट ऑटोनॉमी मिलेगी, पूरा इंटरनल ऑटोनॉमी तुम्हें मिलेगी। कि पहले फर्स्टली कलर चेंज कर देता हूं मैं। आप ये सोच रहे होंगे, आपके सामने भी क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि ऐसे राजपूतों को क्या फायदा। राजपूत अगर अकबर के सुजरेनिटी को, अकबर के सुप्रीमेसी को अकबर के आगे अगर सरेंडर कर देते हैं तो इसमें राजपूतों को क्या फायदा है? राजपूतों को भी फायदा है, ठीक है। राजपूतों को भी ये फायदा है कि उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल रही है उनके स्टेट में, ठीक है। बदले में वो 3 चीजें मांगता है। अकबर 3 चीजें मांगता है कि बदले तुम मुझे 3 चीजें दे दो और बाकी तुम सारी चीज रख लो। वो बोलता है कि तुम जो है कंप्लीट ऑटोनॉमी रखो, तुम्हारे जो स्टेट है, तुम जहाँ पे पहले रूल कर रहे थे, जहाँ के तुम राजा थे, वहां पे तुम राज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें बोलता है और 3 चीजें वो इंश्योर करता है। फर्स्टली ही अलाउड देम, माफ कीजिएगा मैं कलर चेंज करना भूल गया, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। फर्स्टली he allowed them complete internal autonomy, ठीक है, कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी। सेकेंडली दूसरा क्या कहता है वो? सेकेंडली ही डिजायर्ड, आप लिख लीजिए फिर मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। सेकेंडली ही डिजायर्ड that either the ruler or the heir apparent must always attend the Mughal court,
पहले तो आपको समझ में होगा कि वो कंप्लीट ऑटोनॉमी दे रहा है, कंप्लीट ऑटोनॉमी, ठीक है, इंटरनल ऑटोनॉमी मिल रहा है। सेकेंडली क्या कहता है, वो बोलता है कि या तो रूलर या फिर रूलर का कोई उत्तराधिकारी है या फिर रूलर का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो मुगल कोर्ट को हमेशा अटेंड करेगा। ये मस्ट है, ये मस्ट है, ठीक है। दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या कहता है वो, तीसरी बात ये कहता है कि थर्डली, लिख लीजिए फिर बताता हूँ इसका मतलब। थर्डली ही हैड द फाइनल से, ही हैड द फाइनल से in the matter of succession in the states, कि अगर कोई भी उत्तराधिकारी का मामला होगा तो उस समय फाइनल से किसका होगा, अकबर का। फाइनल से किसका होगा, अकबर का। उत्तराधिकारी का मामला होगा, सक्सेशन का मैटर होगा, तो उसमें फाइनल से किसका होगा, अकबर का। अब ये तीनों चीज करके वो क्या करता है, ये तीनों चीज करके क्या करता है, पहला जो हमने पढ़ा, पहला, माफी कीजिएगा गलत ठीक नहीं है, पहला जो हमने पढ़ा पहले में, वो क्या करता है, फर्स्टली ही अलाउड देम कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी। ये करके वो सारे राजपूतों को क्या कर रहा है, सारे राजपूतों को सेटिस्फाइड कर दिया कि उनको कम से कम कंप्लीट ऑटोनॉमी तो मिल रही है। हाँ, उनके पास सोवरेन पावर नहीं है। सोवरेन पावर मतलब क्या है, एक तरह से वो किसके अंडर है, वो अकबर के अंडर है। सोवरेनिटी नहीं है, लेकिन वो सेटिस्फाइड है कि उनको जो है उनके स्टेट में कम से कम रूल करने का तो पावर मिल रहा है। इसी कारण द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट क्लॉज सेटिस्फाइड द राजपूत इन देयर डिजायर टू रूल देयर ओन स्टेट्स। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा ये वाला, ये सेटिस्फाइड कर रहा है राजपूतों को कि वो अपने जो एरिया है, जो उनका स्टेट है, वहां पे वो रूल कर पा रहे हैं, रूल कर पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, ही डिजायर्ड दैट आइदर द रूलर और द हेयर अपैरेंट मस्ट ऑलवेज अटेंड द मुगल कोर्ट। इससे उसने क्या किया, उसने क्या किया कि जो ये राजपूत हैं इन पे कांस्टेंट वॉच रखा, कांस्टेंट वॉच रखा कि मान लो कि अगर राजपूत हैं, इन्होंने कोई षड्यंत्र तो रचना नहीं शुरू कर दिया है मेरे खिलाफ, ये कोई मेरे खिलाफ कोई गुट तो नहीं बना रहा है, मेरे खिलाफ कोई ग्रुप तो तैयार नहीं कर रहे हैं मेरे साथ विद्रोह करने के लिए। तो ये भी इसका ध्यान रखने के लिए इसने बोला कि आप राजा हैं, आप कुछ भी हैं, आप मेरे कोर्ट में आके हाजिरी लगाते रहिएगा। और हाजिरी लगाते रहिएगा इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉच रखा है, कांस्टेंट वॉच रखा है इस सारे राजपूतों पे, जितने भी राजपूत राजा हैं, ताकि कोई इसके खिलाफ विद्रोह ना कर सके। तो कांस्टेंट वॉच रखा है दूसरे पॉइंट से। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि थर्डली ही हैड द फाइनल से इन द मैटर ऑफ सक्सेशन। उत्तराधिकारी का मैटर होगा तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा, अकबर लेगा। ये करने से ये भी कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर दिया वो स्टेट को। कैसे, सक्सेशन के मैटर में जब फाइनल से इसका है, तो सक्सेसर जब उत्तराधिकारी बनेगा किसी भी राजा का और उसमें अकबर डिसीजन लेगा, तो जाहिर सी बात है कि अकबर अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार सारी चीज़ों को देख के जो उसके फेवर में काम करे, ऐसे लोगों को वो अपॉइंट करेगा एज रूलर, नेक्स्ट रूलर। तो ये सारी चीज़ें अकबर के बारे में है। अब आपको एक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब आपको अकबर का जो राजपूतों के लिए जो रिलेशन है, बहुत ही मैंने इजी वर्ड में आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ये पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे इसमें का, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा और आपके पास कंटेंट भी है इतना। आप अगर एग्जाम में आप लिख देते हैं तो जाहिर सी बात है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 12 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। फिर भी आपको 15 आफ्टर 50 चाहिए, वो तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में फुल मार्क्स बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं। लेकिन अगर आप इन सारे पॉइंट्स को और भी उसमें ऐड कर देते हैं, तो चांसेस आपके हाई हैं कि आपको फुल आफ्टर फुल मार्क्स आ जाए। अब हम पॉइंट टू पॉइंट जो ये कंटेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कौन सा वीडियो नेक्स्ट बनाऊं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। टॉपिक क्या है हमारा, अकबर्स राजपूत पॉलिसी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। Akbar was a great pragmatist. He was the first Muslim ruler to realize that without the help of the Rajputs, no permanent empire could be set up in India. मैंने वही बताया आपको। मुगल में जितनी भी मुगल्स
रूलर थे, जितने भी मुगल या फिर दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान थे या मुगल के अंदर जितने भी बादशाह थे, उनमें अकबर सबसे पहले ये समझ चुका था कि अगर भारत पे, हिंदुस्तान पे अगर शासन करना है लंबे समय तक, भारत में अगर मुगलों को लंबे समय तक भारत में अपनी सत्ता को जारी रखना है तो राजपूतों के साथ अच्छा संबंध बनाना होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कह सकते हैं एक क्षेत्र था जो मुगलों को चुनौती दे सकता था, वो था राजपूतों का, और ये बात अकबर समझ चुका था। अकॉर्डिंगली ही टुक मेजर्स टू सिक्योर देयर कोऑपरेशन, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करता है कि उनका कोऑपरेशन मिल सके। राजपूतों का किसका कोऑपरेशन चाहिए? राजपूतों का। तो राजपूतों का कोऑपरेशन मिल सके, इसके लिए उसने बहुत सारे मेजर्स को अडॉप्ट किया। ही ट्रीटेड देम एज वेरी ट्रस्टवर्दी। मैं बता रहा हूँ कि वो समझ चुका था कि जो राजपूत है बहुत ही लॉयल है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी, और इसीलिए उसने राजा भगवान दास को हम देख रहे हैं, राजा मान सिंह को देख रहे हैं, उसको बहुत ही हाई मनसब रैंक दे रहा है। मनसबदारी सिस्टम क्या है मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। बहुत ही हाई मनसब रैंक दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है। राजा मान सिंह जो है बहुत सारे अकबर के तरफ से बहुत सारे युद्ध में लड़ने जा रहा है, चाहे वो शिवाजी के खिलाफ हो या फिर माफ कीजिएगा शिवाजी के महाराणा प्रताप के खिलाफ हो। राजा मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में जा रहा है 1576 में। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अकबर की बात कह सकते हैं कि भले ही उसके पास फॉर्मल एजुकेशन उसने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी किसी मदरसे में जाके या फिर किसी से, लेकिन उसके पास जो एक्सपीरियंसेस था, जो ज्ञान था, जो उसके पास अनुभव था, जो उसके पास समझ थी, प्रशासन की समझ थी, वो बहुत ही अच्छी थी। और यही कारण है अकबर द ग्रेट हम लोग उसे कहते हैं। Very trustworthy friends and not mere vassals, he abandoned the old policy of repression and persecution of the Rajputs. उसने जो पुरानी पॉलिसी चल रही थी, जो काफी सालों से जो दिल्ली सल्तनत से चली आ रही थी, राजपूतों को दबाओ, राजपूतों को जो है एक तरह से उनका इंसल्ट करो, उनको जो है मारो काटो, लड़ाई लड़ो, ये वाला पॉलिसी जो है ये इसको अबेंडन करता है, इसको छोड़ता है और नई पॉलिसी बनाता है अपने लिए। ये समझ चुका था कि अगर राजपूत और मुगल हमेशा कॉन्स्टेंट वॉर में इंगेज रहेंगे तो मुगल जो है अपना एक्सपेंशन की जो उनकी पॉलिसी, जो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं अपने साम्राज्य का, वो नहीं कर पाएंगे। और अकबर पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान को जो है उसमें मुगल साम्राज्य का विस्तार चाहता था, एक्सपेंशन करना चाहता था, और इसलिए उसने कहा कि राजपूतों के लिए एक अलग पॉलिसी बनाने की जरूरत है, और वो डिप्लोमेटिक पॉलिसी होगी। वो पॉलिसी जो पहले से चली आ रही होगी वैसी नहीं होगी। ब्रॉडली स्पीकिंग, अकबर्स राजपूत पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी, ये वर्ड याद रखिए, डिप्लोमेसी कूटनीति की रणनीति अपनाता है, कूटनीति की नीति अपनाता है। देखिए मैं जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे रहे हैं मैं उसको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स को रीड कर दिया जाता है, आपको चीज़ों को समझाई नहीं जाती हैं। तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ, कोई चीज़ आपको अगर पॉइंट रीड कर रहा हूँ, तो उस पॉइंट का मीनिंग आपको साथ ही साथ बताते रहूँ विद रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे साफ बात है कि अकबर राजपूत पॉलिसी में क्या करते हैं, वो डिप्लोमेसी की पॉलिसी अपनाता है, डिप्लोमेसी एंड फोर्स। यहाँ पे ये नहीं करता कि भाई वो जाके डिप्लोमेसी में ही सिर्फ ये नहीं है कि मतलब जाके उनको रिक्वेस्ट करना है कि तुम मेरी सुजरेनिटी को, मेरी सुपरिटी को तुम मान लो। अगर वो कैरेट से नहीं मानते हैं, गाजर खा के नहीं मानते हैं, तो डंडा, स्टिक की पॉलिसी भी अपनाता है। इसको हम लोग कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी कहते हैं, कैरेट एंड स्टिक। मान जाओगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास तलवार है, नहीं तो हमारे पास डंडा है, और हम तुमको पीट के मनवाएंगे। जितने भी राजपूत किंगडम्स ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, उनको वहां पे उसको ऑटोनॉमी दी गई कि तुम अपने स्टेट में रूल करो। लेकिन कुछ स्टेट थे जिन्होंने ऑटोनॉमी को नहीं माना। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़। महाराणा प्रताप ने जो है अकबर की सुजरेनिटी को, अकबर के अंडर काम करने को नहीं माना। महाराणा प्रताप को बहुत हाई मनसब रैंक जो है ऑफर किया जा रहा था। महाराणा प्रताप को मनाने के लिए उसने बहुत सारे लोगों को भेजा, राजा मान सिंह को भी भेजा अकबर ने। तो महाराणा प्रताप ने उसके सुजरेनिटी को अकबर के नहीं माना कि मैं उसके अंडर काम करूंगा, और यही कारण है कि महाराणा प्रताप जो है अकबर के बीच में लड़ाई होती है और महाराणा प्रताप हारते हैं। तो उसने यहाँ पे सिर्फ देखो कैरेट की पॉलिसी तो अपना ही है, डिप्लोमेसी की पॉलिसी अपना ही है, लेकिन जहां पे फोर्स की जरूरत है, वहां पे फोर्स को भी वो यूज कर रहा है। ठीक है। द टू पोटेंट वेपन्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट में यही दो पोटेंट है, या तो डिप्लोमेसी या फिर फोर्स।
यही पॉलिसी हमें हर जगह देखने को मिलती है। आज के ज़माने में भी जितने भी स्टेट्स हैं, मॉडर्न स्टेट्स जितने भी हैं, डिप्लोमेसी की पॉलिसी अपनाते हैं, डिप्लोमेसी एंड फोर्स। डिप्लोमेसी से बहुत सारे स्टेट्स पहले कोशिश क्या करते हैं कि जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो डिप्लोमेटिक तरीके से उसको सुलझाया जाए, चाहे वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, कोशिश दोनों देशों की यही रहती है, भारत की तो यही रहती है कि डिप्लोमेसी के साथ जो है सारी चीज़ों को सुलझाया जाए, फोर्स का यूज ना हो, क्योंकि फोर्स का यूज होने से दोनों देशों को काफ़ी नुकसान होता है। फोर्स हमेशा जो है आर्थिक रूप से बहुत तरह से क्षति पहुंचाता है, तीनों इकोनॉमिक रूप से पहुंचाता है, सामाजिक रूप से पहुंचाता है, कल्चरल रूप से पहुंचाता है, बहुत तरह से क्षति पहुंचाता है। और इसलिए सारे देशों की कोशिश ये रहती है पहले डिप्लोमेटिक तरीके से मामलों को सुलझाया जाए। बट ही रिलाइड अपॉन मोर ऑन डिप्लोमेसी, वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, बट ही रिलाइड मोर ऑन डिप्लोमेसी, मतलब फोर्स का यूज ना करके डिप्लोमेटिक तरीके से वो सारे राजपूत स्टेट्स को वो चाहता था कि मेरे अंडर वो आ जाए। अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर हु परस्यूड अ प्लान्ड पॉलिसी टुवर्ड्स द राजपूत। प्लान्ड पॉलिसी थी, प्लान्ड पॉलिसी, ऐसा ही नहीं चल रहा था वो कुछ भी। जब वो बाबर अटैक करता है, बाबर और सिकंदर लोदी में लड़ाई होती है, तो बाबर पूरा पूरा क्या कहते हैं, पूरी रणनीति बना के आता है, तुलुगमा रणनीति को अपनाता है, तुलुगमा पूरी रणनीति के साथ बाबर अटैक करता है। बाबर की सेना बहुत ही छोटी थी एज कंपेरिजन टू सिकंदर लोदी, लेकिन फिर भी बाबर अपनी किताबों में लिखता है, तुजु के बाबरी, जिसको हम लोग बाबरनामा कहते हैं, बाबरनामा में वो लिखता है कि सिकंदर लोदी पता नहीं कैसे लड़ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था, उसके पास तो कोई रणनीति ही नहीं थी, और यही कारण था कि सिकंदर लोदी हार गया। सिकंदर लोदी में वो लड़ने वाली बात नहीं थी, बात नहीं थी। और ये बात बाबर अपनी बातों में लिखता है। माफ कीजिएगा, ठीक है। तो वही बात है कि जब बाबर जब लड़ता है इब्राहिम लोदी से, माफ कीजिएगा सिकंदर लोदी मैंने बोल दिया, इब्राहिम लोदी से जब वो लड़ता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो उसमें बाबर क्या कहता है अपनी बुक में, तो जो के बाबरी में कहता है कि जब मैं लड़ रहा था सिकंदर लोदी से, तो सिकंदर लोदी पता नहीं किस रणनीति से लड़ रहा था। यानी कि किसी भी चीज़ को हमें जीतने के लिए हमारे पास एक पॉलिसी होनी चाहिए, प्री प्लान्ड पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं जो हम लड़ने के लिए ऐसे ही उतर गए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगर आप लड़ने के लिए उतर रहे हैं, आप किसी काम के लिए उतर रहे हैं, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए। आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है। और जब प्लान आपके पास नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप भटक जाएंगे, आप ऐसे ही तीर चलाएंगे, और ऐसे ही तीर चलाने में निशाने पे तीर लगने की जो चांसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं। तो हमेशा प्लान बना के अटैक कीजिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अकबर जो है मुगल एम्पायर जो है हमारा, वो प्लान्ड पॉलिसी अपनाता है राजपूतों के लिए। वेरियस फैक्टर्स पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ राजपूत पॉलिसी। अकबर वाज एन इंपेरियलिस्ट, विस्तारवादी था, ठीक है। ही डिजायर्ड टू ब्रिंग अंडर हिज रूल एज मच टेरिटरी ऑफ इंडिया एज कुड बी पॉसिबल। ये कहता है कि जितने भी इंडिया की टेरिटरी है, जितनी भी इंडिया की टेरिटरी है, वो उसके अंडर आ जाए, वो उसके अंडर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसकी इच्छा क्या है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है इसके। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि ये अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता है। क्या चाहता है? अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता है, ठीक है। और साम्राज्य के विस्तार के लिए ये चाहता है कि जो है जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, भारत के, उन सबको जो है अपने अंडर लाए, अपने रूल के अंडर लाए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो मैं वही बता रहा था, शायद मैंने वहाँ पे सिकंदर लोदी शब्द का यूज कर दिया, सिकंदर लोदी का यूज किया, माफ़ कीजिएगा। वहाँ पे इब्राहिम लोदी हैं। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। चलिए आगे। देयरफॉर इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग द राजपूत रूलर्स अंडर हिज सुजेरेनिटी। और चूंकि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपनाना है, साम्राज्य का विस्तार करना है, मुगल साम्राज्य का जो दायरा है उसको बढ़ाना है, और इसके लिए जरूरत है कि जो राजपूत स्टेट्स है, जो हमारे चाहे वो दक्कन का इलाका हो, चाहे उधर गुजरात का इलाका हो, उसके बाद से हमारा राजस्थान का इलाका हो, उधर के जितने भी राजपूत स्टेट थे उन सबको अपने अंडर लाना जरूरी था।
अकबर वॉज इम्प्रेस्ड बाई कैवलरी, फेथफुलनेस, डेयरनेस, फाइटिंग स्किल्स एक्सेट्रा ऑफ द राजपूत्स। राजपूतों की जो खूबियां थी उससे अकबर काफ़ी इम्प्रेस्ड था, चाहे उनका लॉयल्टी हो, चाहे उनका फेथफुलनेस हो, चाहे उनका फाइटिंग स्किल हो, चाहे उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्किल हो। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे राजा तोडरमल को वो जितने भी इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स होते हैं, जो टैक्सेशन पॉलिसी में राजा तोडरमल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और वो भी एक राजपूत थे। चाहे राजा तोडरमल हो, चाहे राजा मानसिंह हो, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट देता है वो। He preferred to be friend with instead of turning them as his enemy। ये कोशिश करता है कि राजपूतों के साथ दोस्ती वाला संबंध रखा जाए, बल्कि ना कि दुश्मनी वाला। दुश्मनी वाला रखोगे तो हमेशा टकराहट होगी, और टकराहट होगी तो हमेशा वॉर में इंगेज रहोगे तो तुम्हारा खजाना भी खाली होगा, तुम्हारा जो फोर्स है वो भी कम होगा, आर्मी का भी नुकसान होगा, तुम्हारा खजाना भी खाली होगा, और तुम्हारा जो एक तरह से तुम बाकी सारी चीज़ों में काम नहीं कर पाओगे, डेवलपमेंट वर्क का काम नहीं कर पाओगे। दो ही काम हो सकते हैं, या तो आप डेवलपमेंट का काम कर लीजिएगा, या फिर कांस्टेंट वॉर करिए। आप कांस्टेंट वॉर में आप इंगेज रहेंगे तो डेवलपमेंट वर्क नहीं हो पाएगा। ठीक है। ही वांटेड डिपेंडेबल एलाइज फ्रॉम अमंग द इंडियन पीपल इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन फॉरेनर्स। जितने भी फॉरेनर्स थे, मतलब जितने भी तुर्क थे, जितने भी अफगान के लोग थे, उन पे वो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो लोग जो है अपनी ऑटोनॉमी बनाना चाहते थे मुगल साम्राज्य में। इसलिए वो कहता था कि जो इंडियन पीपल हैं, जो राजपूत से, उनको जो है अपना एलाई बनाना चाहता था। द रिवोल्ट ऑफ द अफगान्स एंड हिज रिलेटिव्स द मिर्जा ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ हिज रूल फर्दर कन्विंस्ड हिम ऑफ नेसेसिटी। जो अफगान्स थे, जो उसके जो संबंधी थे अकबर के, या फिर जो मिर्जा थे, वो जो शुरुआती दौर में अकबर के जब शासन का शुरुआती दौर में जो लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, जो उसके खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं रिवोल्ट कर रहे थे, उसको देखते हुए अकबर को ये जरूरत लगती है कि भारत के जो भारतीय लोग हैं, जो राजपूत हैं, इनको अपना एलाई बनाने में इसको फायदा है। द राजपूत देयरफॉर बिकेम हिज गुड चॉइस। और इसके सामने गुड चॉइस कौन थे? राजपूत थे। द लिबरल रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर ऑल्सो डायरेक्टेड हिम टू बी फ्रेंडली विद देम। और जो लिबरल रिलीजियस पॉलिसी थी, मैं बताऊंगा कि वो टेम्पल्स बनवाता है। वो बोलता है कि अगर युद्ध में, वॉर में, अगर किसी प्रिजनर को वॉर प्रिजनर को पकड़ा जा रहा है, कैदी किसी सैनिक को पकड़ा जा रहा है, उसका धर्म परिवर्तन मत कराओ। पहले धर्म परिवर्तन हो जाता था, युद्ध में लड़े और दूसरा वाला अगर हार गया तो उसके सारे सैनिकों को पकड़ के लाओ, अगर वो हिंदू है तो उसको इस्लाम में कन्वर्ट कराओ। तो लिबरल पॉलिसी है, रिलीजियस पॉलिसी सी बहुत ही लिबरल है अकबर की। Akbar tried to be friend with Rajputs, but at the same time desired to bring under his suzerainty। दोस्ती तो करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन वो अपने से ऊपर नहीं रखना चाहता। वो बोलता है कि मेरे अंडर ही रहना है तुम्हें, मेरे सुप्रीमेसी को मानना है, मेरे सुजरेनिटी को मानना है तुम्हें। यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? वी फाइंड फॉलोइंग प्रिंसिपल्स विच ही परस्यूड रिगार्डिंग राजपूत रूलर्स। राजपूतों के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स अपनाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले, he captured strong forts of Rajputs like the forts of चित्तौड़, मेटा, रणथंभौर, कलिंजर etc. This weakened the power of Rajputs to offer him resistance। अब देखो तुम अकबर जैसे बड़े जो है बादशाह के खिलाफ कैसे तुम आवाज बुलंद कर सकते या विद्रोह कर सकते हो? जब तुम यूनाइट रहोगे, यूनाइट रहोगे तभी तुम अकबर जैसे बड़े बादशाह, शक्तिशाली बादशाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हो। लेकिन जितने भी राजपूत स्टेट्स हैं, उन सबके बीच में आपस में जो है यूनिटी नहीं थी। और जब राजपूत की जो भी स्टेट्स है, जैसे कि चित्तौड़ हो, रणथंभौर हो, कलिंजर हो, इन पे जब वो अटैक करता है, इनको जीत जाता है, इनको कैप्चर कर लेता है, तो राजपूतों के जो एक तरह से कहते हैं जो मोटिवेशन होता है, जो उनके अंदर जो भावना होती है, वो टूट जाती है कि वो लोग अकबर के खिलाफ कह सकते हैं खड़े हो सकते हैं, अकबर के सामने खड़ा हो सकते हैं। तो ये एक तरह से अकबर ने उनका एक तरह से पावर, उनका जो मोटिवेशन था उसको तोड़ दिया। सारे जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे उनको कैप्चर कर लिया, जितने भी स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स थे उसको कैप्चर कर लिया। चित्तौड़ का फोर्ट का कैप्चर किया, रणथंभौर का कैप्चर किया, कलिंजर का कैप्चर किया। Those Rajput rulers who either accepted his sovereignty or entered into matrimonial alliance with him voluntarily were left masters of their kingdom। वो सारे राजपूत रूलर्स जिसने इसके सोवरेनिटी को माना, संप्रभुता को माना, और इसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किया, मैट्रिमोनियल अलायंस में आए और इसके साथ इसके अलायंस में आ गए, इसके साथ ही बन गए अकबर के, उन सब को उनके किंगडम का मास्टर बना दिया गया।
मास्टर इन द सेंस बोला गया कि आप जिस किंगडम के राजा हैं आप वहाँ के राजा बने रहिएगा, आपको मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, बस आपको क्या करना है, आपको मेरे अंडर रहना है। आपसे मैं 3 चीज़ें लूँगा। 3 चीज़ें कौन कौन सी है जो मैंने बता दी है, ठीक है। चलिए, दे वर गिवन हाई ऑफिसेस, जिसने उसकी बात को माना, बोला कि आ जाओ इधर, राजा मान सिंह आओ, तुमको 7,000 मनसब रैंक दे रहा हूँ, तुमको 5,000 मनसब रैंक दे रहा हूँ। मनसब रैंक क्या है मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। अच्छा राजा तोडरमल आओ, तुमको इधर बता रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का तुमको इंचार्ज बना रहा हूँ, जाओ तुम जो है जितने भी जमीन से रिलेटेड काम है, टैक्सेशन से रिलेटेड है, उसके काम करो। बहुत अच्छा काम किया राजा तोडरमल ने, जमीन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पोलज लैंड बनाया, पर्ती लैंड बनाया, काचर लैंड बनाया, बंजर लैंड बताया। मैंने बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ये इनिशिएटिव्स ऑफ अकबर हैं। बहुत सारे अच्छे से इनिशिएटिव लिया इकोनॉमिक फील्ड में, इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स ऑफ अकबर। तो जो भी उसकी बातों को मानते हैं, जो उसको सोवरेनिटी को मानते हैं, जो उसके सुजरेनिटी को मानते हैं, उनको हाई ऑफिसेस ऑफर किए जाते हैं। They were given high offices in the state and there was no interference in their administration. They were however asked to pay annual tribute to the emperor. पेशकश करना है, पेशकश के रूप में तुम्हें हर साल जो है तुम्हें क्या करना है, ट्रिब्यूट पहुंचाना है, नजराना देना है, तुम्हें हर साल जो है एक बार नजराना देना है। Those राजपूत रूलर्स who opposed, जो उसके या तो सपोर्ट या तो एक्सेप्ट करना या फिर अपोज करना, तो जो अपोज किए वर अटैक्ड, उन पर अटैक किया गया, एंड एफर्ट्स वर मेड टू फोर्स देम टू एक्सेप्ट हिज सोवरेनिटी, और जबरदस्ती मार के पीट के बोला गया कि मेरी सोवरेनिटी को मानो, मेरी सोवरेनिटी को मानो। द केस ऑफ मेवाड़ वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। मेवाड़ में क्या होता है महाराणा प्रताप के साथ, महाराणा प्रताप के साथ क्या होता है, महाराणा प्रताप के साथ यही होता है 1576 का, हमें जो है 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी 1576 का हल्दी घाटी, ये बोल रहा है द केस ऑफ मेवाड़ वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की लड़ाई, जिसमें अकबर की आर्मी जो है वो महाराणा प्रताप को हराती है, बहुत बुरी तरीके से हराती है, हराती नहीं है, बहुत बुरी तरीके से हराती है। हालांकि महाराणा प्रताप उसमें बच जाते हैं। तो यही बातें हैं। फिर 1562 में क्या होता है, द फोर्ट ऑफ मेटा वाज कैप्चर्ड विच वाज अंडर द जयमाल, अ फ्यूडेटरी चीफ ऑफ द रूलर ऑफ मेवाड़। 1568 में 1562 में ये कैप्चर करता है वहाँ पे। 1568 में चित्तौड़ को छीनता है मेवाड़ से, ठीक है। राजा सुरजन राय जो होते हैं उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है रणथंभौर का जो होता है। द सेम ईयर राजा रामचंद्र वॉलंटरली सरेंडर द फोर्ट ऑफ कालिंजर टू अकबर। तो देखो क्या क्या हमने देखा, एक तो हमने देखा मेवाड़, मेवाड़ का जो राजा था उसको पकड़ा, मेवाड़ कैप्चर हो गया, ठीक है। पहला क्या कैप्चर किया, मेवाड़ कैप्चर हो गया। दूसरा कैप्चर क्या किया, चित्तौड़ कैप्चर हो गया। चलो अब क्या कैप्चर किया, रणथंभौर कैप्चर हो गया, रणथंभौर। अब कैप्चर क्या किया, कालिंजर। तो धीरे धीरे जो है सारा जगह कैप्चर जो है वो करता है। 1562 में, 1568 में, 1569 में, 1562 में ये, ठीक है। चित्तौड़ जो है 1568 में, ठीक है। रणथंभौर 1569 में, फिर कालिंजर भी 1569 में। सारे जो राजपूत स्टेट्स है सबको कैप्चर कर देता है। क्यों करता है कैप्चर, क्योंकि ये लोग जो हैं उसकी सुजरेनिटी को, उसके सोवरेनिटी को मानने से इनकार कर देते हैं। और ये आप ऐसा कीजिएगा तो आपके खिलाफ एक ही एक्शन लिया जाएगा, और वो एक्शन आपके सामने है। या तो आप गाजर खाइए या फिर मेडंडा खाइए, 2 ऑप्शन है, या तो कैरेट खाइए या फिर स्टिक खाइए। कैरेट एंड स्टिक 2 चीजें ऑफर करता है, गाजर खा लो नहीं तो मेडंडा खा लो। गाजर खा लोगे तो ठीक है भाई, तुमको आराम से तुमको रहने दिया जाएगा, तुमको संरक्षण मिलेगा, तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, तुमको जो है तुम्हारी जो भी तुम्हारे ऊपर आफत आएगी वो मेरे ऊपर आफत आएगी। और नहीं ऐसा नहीं मानोगे तो लो ये डंडा लो, मेरा तलवार लो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, आ जाओ युद्ध के मैदान में। महाराणा प्रताप ने बोला कि ठीक है मैं लड़ूंगा तुमसे, हल्दी घाटी में आ गए महाराणा प्रताप लड़ने के लिए। तो साफ सी बात, अकबर साफ कह रहा है, अकबर एक चीज में क्लियर कह रहा है कि या तो मेरी सुजरेनिटी को मानो, या तो गाजर खाओ, या फिर मेरे साथ आ जाओ, 2 हाथ कर लो। साफ सी बात है। उसको अपने राज्य का एक्सपेंशन करना है, उसका एक ही डिजायर है कि मेरा साम्राज्य जो है पूरे हिंदुस्तान में फैला हो। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट रूलर है। हमने अलाउद्दीन खिलजी को देखा है, अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर बनना चाहता, सिकंदर सानी का जो है उसने अपने ऊपर जो है एक तरह से अपने आप को कहता है सिकंदर सानी हो, अपने सिक्के में लिखवाता सिकंदर सानी, सिकंदर बनना चाहता था।
फिर उसके मंत्री ने समझा कि भाई सिकंदर बनना पॉसिबल नहीं है। वैसी जो है सिकंदर के टाइम का अलग सिचुएशन था, अभी का सिचुएशन अलग है, नहीं बन सकते। तो मान लेता है भाई, चलो अलाउद्दीन खिलजी मान लेता है, कोई बात नहीं। लेकिन जो है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक नहीं मानता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ क्या होता है आप सभी जानते हैं, वीडियो जो है अपलोडेड है, आप वहां पे जाके देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के साथ क्या होता है। Among the rulers who voluntarily accepted the sovereignty of Akbar was राजा भारमल of अम्बेर। बहुत सारे रूलर थे जिसने सोवरेंटी को माना। राजा भारमल मैंने बताया अम्बेर का। जयपुर, जिसको जयपुर कहते हैं, ही मेट अकबर इन 1562 एक्सेप्टेड हिज सोवरेंटी। अब 1562 में उससे मिलते हैं, अपनी बेटी का जो है सोवरेंटी को मानते हैं और अपनी बेटी को जो है हरखा बाई का शादी करते हैं। दिस वेरी प्रिंसेस गेव बर्थ टू सलीम प्रिंस, और यही प्रिंस सलीम, जिसको हम लोग जहांगीर के नाम से जानते हैं, सलीम का जो है जन्म होता है, इन्हीं का बेटा होता है। अकबर गेव हाई मनसब टू राजा भारमल, हिज सन भगवान दास एंड हिज ग्रैंडसन मान सिंह। तो अगर तुम सोवरेंटी को मान लिए तो क्या मिला? सोवरेंटी को मानने से क्या मिला? राजा भारमल जो कि आमेर का राजा था उसको अच्छा मनसब रैंक मिला, उसका बेटा था राजा भगवान दास उसको मिला, उसका बेटा था राजा मान सिंह उसको मिला। तो इन सब को जो है अच्छे से पोस्ट मिलता है। आफ्टर द फॉल ऑफ चित्तौड़, सम राजपूत स्टेट्स लाइक बीकानेर, जैसलमेर वॉलंटरली एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ अकबर। जब चित्तौड़, मैंने बताया कि चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ को कैसे वो कैप्चर करता है, और चित्तौड़ को कैप्चर करने के बाद जो बीकानेर और जैसलमेर, जो जैसलमेर का जो इलाका है, जैसलमेर का जो स्टेट है, वो अकबर की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वाइल सम ऑफ देम इंटर इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस विद हिम, कुछ जो है मैट्रिमोनियल अलायंस भी करते हैं उसके साथ। आफ्टर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध पता है आपको, 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, अकबर की तरफ से राजा मान सिंह लड़ रहे हैं। Some more Rajput rulers like the Banswara, Bundi and Orka also accepted the sovereignty of Akbar। ये लोग भी sovereignty accept करते हैं अकबर का। Thus most of the Rajput rulers submitted to Akbar without fighting। बिना लड़े जो है राजपूत रूलर्स जो है अकबर के आगे जो है सरेंडर करते हैं, बोलते हैं कि जो है मैं आपके साथ अलायंस करता हूँ। इंटर इनटू हिज सर्विस, उसके अंडर जो है बहुत सारे मनसब रैंक मिलता है, वो अपना रूल करते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दिया जाता है। बिकेम हिज लॉयल एलाइज बनते हैं। एंड सम ऑफ देम बिकेम हिज रिलेटिव एज वेल। रिलेटिव कैसे? शादी करके, मैरिज करके। अकबर जो है अपने बेटों की शादी करा रहा है, अकबर के बहुत सारे मिनिस्टर शादी कर रहे हैं। तो राजपूतों के साथ विवाह मैट्रिमोनियल अलायंस करके जो है, सिर्फ मैट्रिमोनियल अलायंस करके साथ रिलेशन नहीं बना सकता है। तुम मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं करो, तुम बस सुजरेनिटी को मान लो, तुम सोवरेनिटी को मान लो, तुम अकबर जो है, अब अकबर के तुम एक तरह से विश्वास पात्र बन गए, लॉयल बन गए। द ओनली स्टेट्स रिफ्यूज सबमिशन वाज मेवाड़। एक ही स्टेट था जो रिफ्यूज करता है अकबर के आगे झुकने से, वो है मेवाड़। द रूलिंग फैमिली ऑफ मेवाड़, द सिसोदिया वाज द मोस्ट रिस्पेक्टेड फैमिली अमंग द राजपूत। सिसोदिया, यही सिसोदिया है महाराणा प्रताप के। वो राजपूत जो है, ये जो राजपूत थे, ये राजस्थान के राजपूत थे, और ये जो है झुकने से मना कर देते हैं। द देन रूलर ऑफ मेवाड़ वाज उदय सिंह। उदय सिंह वहाँ के रूलर होते हैं और वो सरेंडर करने से मना कर देते हैं। इट वाज नेसेसरी टू कनकेयर मेवाड़ बोथ फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे पॉलिटिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, दोनों पॉइंट से बहुत ही जरूरी था कैप्चर करना मेवाड़ को। राणा उदय सिंह हैड गिवन शेल्टर टू फ्यूजिटिव रूलर ऑफ मालवा, बाज बहादुर एंड द रेबेल मिर्जा। जितने भी लोग अकबर के खिलाफ जा रहे थे उनको जो है शेल्टर देता है राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह सबको शेल्टर देते हैं, और यही कारण था अकबर जो है, अकबर का उनके खिलाफ जो है मन और भी कह सकते हैं खराब हो गया, ताकि जो है ये लोग वैसे लोगों को ये शेल्टर दे रहे हैं जो अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं। द राणा हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ अकबर। राणा जो है अकबर की सोवरेनिटी मानने से इनकार कर देते हैं। एंड लुक डाउन अपॉन दोज राजपूत रूलर हु हैड एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस विद अकबर। ठीक है, अकबर कुड नॉट कंप्लीट हिज कंक्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विदाउट द कंक्वेस्ट ऑफ मेवाड़। अकबर जो है मेवाड़ को कैप्चर किए बिना नॉर्दर्न इंडिया को पूरा कैप्चर नहीं कर सकता था। मेवाड़ को कैप्चर करने के बाद जो है बाकी सारे रास्ते जो थे वो खुल जाते, इसीलिए जो है मेवाड़ को कैप्चर करना बहुत जरूरी था। Besides the submission of Mewar was necessary to include other Rajput states for rulers for the submission। मेवाड़ को कैप्चर करने के साथ जो अदर भी राजपूत रूलर्स थे, जो अदर भी राजपूत स्टेट थे, वो भी कैप्चर कर देते हैं। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी मेवाड़ का कैप्चर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत था, क्योंकि उसे ट्रेड का रास्ता खुल जाता। द ट्रेड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज विद वेस्टर्न वर्ल्ड थ्रू पोर्ट्स ऑफ गुजरात। और गुजरात कैसे जाएंगे? राजस्थान के रास्ते जाएंगे, और राजस्थान में ही मेवाड़ है। तो मेवाड़ को जब तक तुम कैप्चर नहीं करोगे, गुजरात का रास्ता तुम्हें नहीं खुलेगा, और गुजरात का रास्ता नहीं खुलेगा तो तुम ट्रेड कैसे करोगे?
गुजरात में बहुत सारे पोर्ट हैं, और बहुत सारे पोर्ट हैं तो तुम ट्रेड कर सकते हो, ओशियनिक ट्रेड कर सकते हो। तो द ट्रेड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विद वेस्टर्न वर्ल्ड through ports of Gujarat was carried on through Rajasthan, and unless Mewar was reduced to submission, it could not be carried safely. The submission of Mewar therefore bring necessary Akbar attacked in 1567 AD. और 1567 पे वो अटैक करता है, और 1567 पे अटैक करके वो चाहता है कि मेवाड़ जो है उसको कैप्चर कर लीजिएगा। मेवाड़ को कैप्चर करने से जो है राजस्थान का इलाका उसके अंडर आ जाएगा, और राजस्थान के इलाका अंडर आएगा तो गुजरात का रास्ता खुल जाएगा, और गुजरात का रास्ता खुल जाएगा तो ट्रेड करना आसान हो जाएगा। गुजरात में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बहुत सारे बंदरगाह हैं, वहाँ से ट्रेड आसानी से कर सकते हो, बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम वहाँ से किया जा सकता है, बहुत सारे घोड़े मंगाए जा सकते हैं, ईरान के घोड़े, ईरानी घोड़े मंगाए जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड का ही बात था, और इस कारण मेवाड़ को कैप्चर करना जरूरी था। और मेवाड़ पे जो है राणा उदय सिंह है वो चुनौती दे रहे हैं अकबर को। राणा उदय सिंह लेफ्ट चित्तौड़ को छोड़ के भागते हैं राणा उदय सिंह। द एडवाइस ऑफ हिज नोवेल्स मेड उदयपुर हिज न्यू कैपिटल। अकबर besieged चित्तौड़ एंड ऑक्युपाइड इट इन 1568। 1568 में जो है अकबर चित्तौड़ को कैप्चर करते हैं, अपने अंडर लाते हैं। आफ्टर सम मंथ ऑफ फाइटिंग बट डिड नॉट कंप्लीट द कंक्वेस्ट ऑफ मेवाड़ एज मोस्ट ऑफ हिज टेरिटरी स्टिल रिमेन विद द राणा। चित्तौड़ को तो कब्जा कर लेते हैं, लेकिन मेवाड़ के बहुत सारे इलाका को वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलाका जो था वो राणा के अंडर था। फिर राणा उदय सिंह जो है मरते हैं 1572 AD में। कर्नल टॉड क्या लिखते हैं? कर्नल टॉड लिखते हैं राणा उदय सिंह के लिए, डिस्क्राइब उदय सिंह एज ए कावर्ड। कर्नल टॉड जो है राणा उदय सिंह को जो है कावर्ड कहते हैं, भगौड़ा कहते हैं। हाउएवर इट इज नॉट जस्टिफाइड, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि जस्टिफाइड इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ वो चित्तौड़ को कब्जा कर पाया है, वो पूरे मेवाड़ को कब्जा नहीं कर पाया अकबर। उदय सिंह लेफ्ट द फोर्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली व्हेन ही वाज एडवाइज्ड बाय हिज नॉवेल्स ही डिड नॉट सबमिट टू अकबर थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरे जीवन में कभी वो राणा उदय सिंह जो है वो अकबर के आगे अपना सबमिशन नहीं देते हैं। अकबर ने भी कहा है कि क्या मतलब महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही अकबर ने कि जब तक जिंदा रहा तब तक चुनौती देता रहा। वैसे शिवाजी के बारे में जो है औरंगजेब कहता है, तो शिवाजी जब तक जिंदा रहे तब तक जो है नाक में दम किए रहते थे औरंगजेब का। तो थ्रू आउट हिज लाइफ राणा उदय नेवर सबमिटेड टू अकबर। और यहाँ पे जो मैंने भागने की बात कही कि जब वो भाग गए राणा उदय सिंह लेफ्ट चित्तौड़ क्यों छोड़ के गए? चित्तौड़ छोड़ने के पीछे का एक बात रीजन था कि उन्होंने अपने फैमिली जो उनके बहुत सारे जो मंत्री थे उन्होंने सलाह दिया कि भाई अपनी फैमिली की रक्षा करनी ज़्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी तो चुनौती दे पाओगे, मर जाओगे तो क्या चुनौती दोगे। और जब देश की बात हो, राज्य की बात हो, तो उस समय सिर्फ इमोशन में आकर निर्णय नहीं लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे मंत्री होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, उन सब की बात सुनने के बाद जो है एक निर्णय लिया जाता है। और राणा उदय सिंह ने यही कहा, लेकिन यहाँ पे कर्नल टॉड कह रहा है कि वो बहुत बड़े भगौड़ थे, तो ये बात जो है सही नहीं मिलती है। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो अपना जो है एक गलत विचार यहाँ पे रखा जा रहा है। हिस्ट्री में बहुत सारे लोग, बहुत सारे हिस्टोरियन अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट हमें उन बातों को जो है एक तरह से क्रॉस चेक करना है, हमें वेरीफाई करना है, तब जो है अलग अलग सोर्सेस से हमें पढ़ के उसको वेरीफाई करना है, तब जो है हम उस पर डिसीजन लेंगे। और यहाँ पे कर्नल टॉड की बात हम लोग साफ साफ इनकार करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि राणा उदय सिंह इन हिज होल लाइफ नेवर एवर सबमिटेड टू द अकबर। कभी उसके अंडर जो है नहीं जाते हैं, चाहे राणा उदय सिंह हो या महाराणा प्रताप। हाँ, महाराणा प्रताप के बाद जो उनके बेटे आते हैं उन्होंने जो है एक तरह से कह सकते हैं उनके अंडर काम, मुगल के अंडर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये दोनों कभी अपने लाइफ में, पूरे लाइफ में कभी मुगल के अंडर आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बिफोर हिज डेथ उदय सिंह एक्सप्रेस्ड द डिजायर दैट हिज सन जगमल शुड सक्सीड हिम। मरने से पहले वो चाहते हैं कि उनका जगमल जो बेटा है वो सक्सीड करे, बट द नोबल डिसाइडेड अदरवाइज एंड प्लेस्ड हिज एल्डेस्ट सन प्रताप सिंह। लेकिन जो उसका जो नोबल्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि जो बड़ा बेटा है प्रताप सिंह उसको गद्दी पे बैठाया जाए, उसको थ्रोन पे बैठाया जाए। राणा प्रताप, जिसको हम महाराणा प्रताप कहते हैं, राणा प्रताप हैज बिकम अ लेजेंडरी फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। जब हम अकबर का नाम लेते हैं तो महाराणा प्रताप का नाम हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। महाराणा प्रताप जिस तरह से चुनौती देते हैं अकबर को, शायद ही मेडिवल हिस्ट्री में या फिर अकबर के पूरे टेन्योर में, 50-60 साल के टेन्योर में शायद ही किसी ने महाराणा प्रताप जैसा चुनौती दिया था। मध्यकालीन इतिहास में, भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम जो है भूलने लायक नहीं है। महाराणा प्रताप का जो एक तरह से कह सकते हैं, महाराणा प्रताप जिस
बहादुरी से, जिस करेज के साथ, जिस ब्रेवरी के साथ लड़ते हैं, वो काफी सराहनीय है। तो अकबर का बात करते हुए हम महाराणा प्रताप को कभी न नीचा दिखा सकते हैं, न महाराणा प्रताप की बहादुरी, महाराणा प्रताप का जो करेज है, महाराणा प्रताप का जो साहस है, उसको हम लोग कम आंक सकते हैं। अकबर जाहिर सी बात है अच्छा योद्धा था, लेकिन महाराणा प्रताप भी काफी अच्छे योद्धा थे। ठीक है, तो महाराणा प्रताप को कह सकते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री में अगर हम अकबर द ग्रेट कहते हैं, तो ये भी हमें वहां पे कहना पड़ेगा कि महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप जी जो है, वो मध्यकालीन इतिहास में, मेडिवल हिस्ट्री में एक बहुत ही लेजेंडरी फिगर है। ठीक है, His assistant to Akbar has become a glorious chapter in the Rajput history. राजपूतों में जितने भी राजपूत हुए हैं, मध्यकालीन इतिहास में आप जितने भी राजपूत राजाओं को देख लें, उन सब में एक नाम, उधर महाराणा प्रताप और इधर शिवाजी। मैं इन दो लोगों को मानता हूं। इन दो लोगों ने जिस तरह से मुगलों को चुनौती दिया है, शायद ही कोई दिया है दूसरा कोई। महाराणा प्रताप ने जिस तरह से मुगलों को चुनौती दिया, शिवाजी ने जिस तरह से चुनौती दिया, शायद ही किसी ने दिया। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी का नाम जो है अमर है और हमेशा अमर रहेगा। अकबर deputed Raja Man Singh, Raja Bhagwan Das and Raja Todarmal respectively to convince the Rana the necessity of acceptance of his suzerainty, but the Rana rejected the proposal of Akbar. यहाँ पे अकबर क्या कर रहा है, मैंने अकबर के बारे में पहले ही बता दिया कि अकबर ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करता था। अकबर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता था डिप्लोमेसी वाली बात। अकबर कोशिश करता था कि सारी बात जो है ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमेसी से सॉल्व हो जाए। मैं कहीं बताया था आपको, अकबर क्या कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा बातें जो है डिप्लोमेसी से सॉल्व हो, फोर्स का यूज ना करना पड़े, फोर्स का यूज ना करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी से बातें हो जाए। और यही करने के लिए अकबर ने किसको भेजा, राजा मान सिंह को भेजा। किसके पास भेजा, अकबर राणा प्रताप के पास भेजा, राणा प्रताप के पास। राणा प्रताप के पास राजा मान सिंह को भेजता है, राजा भगवान दास को भेजता है, राजा तोडरमल को भेजता है। ये तीनों राजपूत हैं, राजा मान सिंह भी राजपूत, राजा भगवान दास भी राजपूत, राजा तोडरमल भी राजपूत। भरमल के राजा मान सिंह पोते हैं, भरमल के राजा भगवान दास बेटे हैं, और राजा तोडरमल जो है अकबर के प्रशासन में इकोनॉमिक का काम करता था, आर्थिक विभाग में थे। जमीन से संबंधित जो भी चीजें होती थी, टैक्सेशन का, रेवेन्यू के रिलेटेड काम करते थे। बताऊंगा मैं उसके बारे में आगे। इन सबको भेजता है अकबर कि जाओ तुम राणा को मनाओ, राणा प्रताप को मनाओ, और राणा प्रताप को समझाओ कि भाई अगर वो मान लेगा मेरी बात, अगर वो मेरे अंडर आ जाएगा तो मैं अटैक नहीं करूंगा, और जो है उसको अपने इलाके में जो है रूल करने की ऑटोनॉमी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे राणा प्रताप को देख लीजिए, राणा प्रताप क्या करते हैं, राणा रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ अकबर। अकबर का जो प्रपोजल है उसको राणा रिजेक्ट करते हैं। इन 1576 में हल्दी घाटी का फेमस युद्ध हुआ है हमारा। तो इन 1576 अकबर देन डिस्पैच द राजा मान सिंह, राजा मान सिंह को भेजता है अकबर विद अ लार्ज आर्मी के साथ टू इन्वेड मेवाड़, मेवाड़ पे हमला करने के लिए। देखिए राजा मान सिंह जा रहा है, राजा मान सिंह भी राजपूत, महाराणा प्रताप भी राजपूत। राजा मान सिंह किसकी तरफ से जा रहे हैं, अकबर की तरफ से। अकबर की तरफ से राजा मान सिंह जा रहे हैं महाराणा प्रताप से लड़ने 1576 में, बहुत ही बड़ी सेना लेके। और वहीं पे होती है फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस। राणा वाज डिफीटेड, महाराणा प्रताप इसमें हार जाते हैं। एंड ही सॉट रिफ्यूज इन हिल्स एंड जंगल्स, और वहां से भाग के जो है जंगल में, कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में वो घास खाते थे, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। जो चीजें जरूरी है वो बताएं। जंगल में जाके बहुत ही कठिन समय में उनका समय बीतता है, जंगल में घास खा के वो जिंदा रहते थे। बहुत सारे उन्होंने जो जंगल में जो आदिवासी लोग हैं उनकी सहायता से फिर उन्होंने अटैक किया, तो वो सब चीजें हैं। तो इस युद्ध में 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में कंक्लूजन क्या निकला, महाराणा प्रताप हार गए, लेकिन उनकी हत्या नहीं हुई, वो मरे नहीं, वो वहां से भाग गए जंगलों में, और वहां पे हिल में भाग जाते हैं। गुरिल्ला वारफेयर का यूज करते हैं, गुरिल्ला वारफेयर की तकनीक से जो है फिर से अटैक करते हैं। ही सफर्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ हार्डशिप, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बट रिफ्यूज टू एल्ड, लेकिन वो यहाँ भी परेशानी हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन सबमिशन को तैयार नहीं है। सबमिशन को अकबर के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ही फॉट स्टबर्नली अगेंस्ट द मुगल्स थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम समय तक पूरी जोड़ तोड़ से
मुगलों के खिलाफ अपनी आवाज़ को, अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। सक्सीडेड इन रिकैप्चरिंग लार्ज पार्ट ऑफ मेवाड़ एक्सक्लूडिंग द फोर्ट ऑफ चित्तौड़। चित्तौड़ के ये किले को छोड़ के मेवाड़ के लार्ज पार्ट को जो है फिर से रिकैप्चर करते हैं, रिकैप्चर। ही डाइड इन 1597 AD, 1597 की मृत्यु हो जाती है महाराणा प्रताप के। आफ्टर हिज सन अमर सिंह ऑल्सो कंटिन्यू टू रेसिस्ट द मुगल्स, कुछ समय तक वो भी रेसिस्ट करते हैं मुगलों को। मुगलों से खिलाफ इनका भी जो है एक तो सकते हैं रिलेशन अच्छा नहीं बन पाता है। अकबर दस फेल टू सबड्यू मेवाड़ थ्रू दो ही सर्टेनली रिड्यूस इट्स पावर्स ऑफ रेजिस्टेंस। मेवाड़ ऑन इट्स पार्ट्स फॉट ग्लोरियस बट फेल टू चेक द एक्सपेंसिव पॉलिसी ऑफ अकबर। कह सकते हैं मेवाड़ जो है अपने तरफ से बहुत ही अच्छे से लड़ा लिया, फॉट ग्लोरियसली, लेकिन वो अकबर की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, जो विस्तारवादी की जो नीति थी अकबर की, उसको रोकने में ये नाकामयाब रहते हैं, मेवाड़ नाकामयाब रहता है। द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर वॉज ए ग्रैंड सक्सेस। जो राजपूत पॉलिसी है अकबर का, वो ग्रैंड सक्सेस मिलती है उसको। ऑल राजपूत स्टेट्स, जितने भी राजपूत स्टेट्स है सभी ने उसकी सोवरेनिटी को माना है, एक्सेप्ट मेवाड़। एक्सेप्ट मेवाड़, हमेशा यही लिखिएगा। ऑल राजपूत स्टेट्स एक्सेप्ट मेवाड़ एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ अकबर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, ये लाइन को जो है आप मार्क कर लीजिए, इस लाइन को आप अपने एग्जाम में जरूर लिखिएगा। The very Rajputs who were fighting against the Muslim rulers of the last 350 years submitted to Akbar and participated in the expansion of the Mughal Empire। जो राजपूत जो पिछले 350 सालों से मुगलों के खिलाफ या जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उनको चुनौती दे रहे थे, अब वही राजपूत मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन में मदद कर रहे हैं अकबर की। इसीलिए कह सकते हैं कि अकबर को जो है सक्सेस मिला हुआ है, ग्रैंड सक्सेस। यानी अकबर की राजपूत जो पॉलिसी थी वो उसने ग्रैंड सक्सेस पाया, सक्सेस नहीं पाया, ग्रैंड सक्सेस पाया। जो राजपूत पहले मुगलों को चुनौती देते थे, जो राजपूत पहले दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उनके नाक में दम किए रहते थे, वो राजपूत आज अकबर के मुगल साम्राज्य के एक्सपेंशन में, विस्तार में उनकी मदद कर रहे हैं। कर्नल टॉड क्या लिखते हैं आगे? अकबर वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द एम्पायर ऑफ द मुगल्स। इसीलिए अकबर को मुगल्स का रियल फाउंडर भी कहा जाता है। द फर्स्ट सक्सेसफुल conqueror of Rajput independence. Due to the Rajput policy of Akbar, the Rajputs forgot their ideal of maintaining their independent political existence and they gladly pulled up their strength with the Mughal emperor. It was a great success of Akbar। कर्नल टॉड की बात जो है आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। अकबर जो है रियल फाउंडर है मुगल्स का, ऐसा कहते हैं कर्नल टॉड। जो उसकी राजपूत पॉलिसी थी बहुत अच्छे से उसने सक्सेस पाया। जो राजपूत थे वो अपनी सोवरेनिटी को खो चुके थे, राजपूत अपने इंडिपेंडेंस को, वो एक तरह से राजपूत के इंडिपेंडेंस को अकबर ने जीत लिया था। और राजपूत की जो पॉलिसी थी अकबर के, यही नतीजा है कि जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस बनाना चाहते थे, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, राजपूत उसको भूल चुके थे और अब वो पूरी तरीके से मुगल एम्पायर को अपनी स्ट्रेंथ और अपना सारा कुछ जो है मुगल एम्पायर को सौंप दिए थे। और यही बोल रहा है इट वॉज द ग्रेट सक्सेस ऑफ अकबर। इट हेल्प्ड इन एक्सपेंडिंग द एंड स्ट्रेंथनिंग द मुगल एम्पायर। ये बहुत अच्छे से मदद करता है मुगल साम्राज्य को स्ट्रेंथ करने में, मुगल साम्राज्य को कह सकते हैं एक्सपेंड करने में। इट इज़ रॉन्ग टू से दैट अकबर मैरिड राजपूत प्रिंसेस विद अ व्यू टू ह्यूमिलिएट द राजपूत। ये कहना गलत होगा, यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि अकबर ने अगर राजपूत प्रिंसेस से शादी किया है उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए, ये बात यहाँ पे कहना गलत होगा। Prior to him, the Muslim rulers had forced the Hindu and Rajput ladies to marry them। उनसे पहले जितने भी मुस्लिम रूलर होते थे वो हिंदू जो भी लेडीज हुआ करती थी, राजपूत लेडीज हुआ करती थी। हम तो देखे हैं पहले कितना भी, चाहे अलाउद्दीन खिलजी कितने समय में, जौहर का हम लोग कितना देखा कि जौहर कैसे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं मेडिवल हिस्ट्री में। दिल्ली सल्तनत के समय में जौहर का सीन देखने को मिलता है जिसको अमीर खुसरो ने भी लिखा है। तो कह सकते हैं कि पहले जो फोर्स कन्वर्जन था, फोर्स मैरिज था, वैसा अकबर के समय में हमें देखने को नहीं मिलता है। मैट्रिमोनियल अलायंस होता है इन लोगों के बीच में, है ना, और कंप्लीट फ्रीडम मिलता है रिलीजियस मामले में अकबर के समय में। लेकिन वैसा पहले नहीं था। पहले जो मुस्लिम रूलर थे वो फोर्स्ड करते थे हिंदू को, राजपूत लेडीज को शादी करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी अकबर नाइदर फोर्स्ड एनी राजपूत रूलर। कभी किसी राजपूत को फोर्स नहीं करता है। जब वो दीन इलाही नया रिलीजन शुरू भी करता है तो किसी को फोर्स नहीं करता है उसके धर्म मानने के लिए। बीरबल सिर्फ उस धर्म को माना था, राजा मान सिंह तक ने उस धर्म को नहीं माना था।
और कभी कभी अकबर ने किसी को फोर्स भी नहीं किया कि आप दीन इलाही जो धर्म उसने बनाया है, डिवाइन पाथ, डिवाइन फेथ, उसको मानो। इंटर इनटू मैट्रिमोनियल्स विद हिम नॉर आस्क्ड द प्रिंसेस टू एक्सेप्ट इस्लाम। किसी प्रिंसेस को उसने ये यहाँ तक नहीं बोला कि तुम इस्लाम मानो। बहुत सारे उसने राजपूत प्रिंसेस से शादी किया, लेकिन किसी के साथ उसने नहीं, किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली किसी को मैट्रिमोनियल अलायंस में आने के बाद उसने जो रिलीजन कन्वर्ट करने की बात थी या इस्लाम को एक्सेप्ट करने की बात थी, उसने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। बिसाइड्स ही ऑनर्ड हिज वाइफ्स, अपनी वाइफ की वो इज्जत करते थे। अलाउड देम टू फॉलो देयर ऑन रिलीजन, उनको परमिशन थी, उनको जो है एक तरह से फ्रीडम था कि अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। रेस्पेक्टेड देयर राजपूत रिलेटिव्स एंड गेव देम हाई ऑफिशियल्स इन स्टेट्स। और उनके जो जैसे कि हमने देखा कि जोधा मैं बोल रहा हूँ, हरका भाई के साथ जो है उनके जो भाई आते हैं, जो उनके रिलेटिव्स आते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट मिलता है, हाई ऑफिशियल पोस्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा मनसब रैंक मिलता है उनको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, चलिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है हमारा, 1 घंटे 26 मिनट की वीडियो हो गई है। लेकिन चीज़ों को समझने के लिए आपको जो है आप स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं, लेकिन आप पूरा वीडियो को देखो, क्योंकि वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखोगे आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी। इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग टू से दैट द राजपूत हैड बिकम कवर्ड्स। ये भी कहना यहाँ पे गलत होगा कि राजपूत यहाँ पे बुज्जिल हो गए हैं या फिर भगोड़े हो गए हैं। इफ अकबर वुड हैव ट्राइड टू ऑपरेस देम दे वुड हैव फॉट अगेंस्ट हिम एज मच एज दे फॉट अगेंस्ट औरंगजेब। लेटर ऑन दे बिकेम लॉयल सपोर्टर्स ऑफ द मुगल एम्पर बिकॉज अकबर ऑफर्ड मोस्ट लिबरल टर्म्स टू देम इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज एंड फ्रेंडशिप टू हिम। देखिए क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी गई, बहुत अच्छी बात है। लिखा गया है कि राजपूत जो हैं वो कावड़ नहीं है, कावड़ नहीं है, कावड़ नहीं है। वो राजपूत सरेंडर क्यों करते हैं? सरेंडर क्यों करते हैं? सरेंडर इसलिए करते हैं क्योंकि अकबर वैसा था। अकबर क्या था? अकबर बहुत ही लिबरल था। अकबर कैसा था? अकबर बहुत ही कंपैशनेट था। अकबर कैसा था? अकबर बहुत ही सेंसिटिव था। और यही सब कुछ कारण है कि वो लोग अकबर के आगे सरेंडर करते हैं, अकबर की सुजरेनिटी, अकबर की सोवरेनिटी मानने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यही राजपूत जब औरंगजेब आता है तो उसके खिलाफ लड़ते हैं। ये दे फॉट वेरी ब्रेवली। उसके आगे वो झुकने को तैयार नहीं होते, क्योंकि औरंगजेब में वो बात नहीं थी जो अकबर में थी। औरंगजेब में वो बात नहीं थी जो अकबर में थी। और यही कारण है कि यहाँ पे हम लोग राजपूतों को कावर्ड्स नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे राजपूत रूलर थे जो शुरू में अकबर को सपोर्ट नहीं करते, अकबर को मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि अकबर में कुछ बातें ऐसी हैं कि हमें उसकी सॉवरेनिटी मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें हमें जो है अपना रिलीजन मानने पे फ्रीडम दे रहा है, वो हमें अपना जो टेरिटरी है वहाँ पर रूल करने की फ्रीडम दे रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन औरंगजेब के समय में ऐसा नहीं था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अकबर जो इतने भी राजपूत हैं इनको हम लोग कावर्ड्स नहीं कह सकते। अकबर सिंपली डिजायर्ड दैट द राजपूत शुड एक्सेप्ट हिज सोवरेनिटी। उसकी सिंपल बात था, यहीं पे सिंपल बात लिखा हुआ है। अकबर का बस इतना डिजायर था कि राजपूत जो है उसकी सोवरेनिटी को मान ले और बस एनुअल ट्रिब्यूट देते रहें, पेशकश जो है नजराना जो है देते रहें, एनुअल ट्रिब्यूट देते रहें। सरेंडर देयर फॉरेन पॉलिसी को सरेंडर कर दे। सपोर्ट हिम विद देयर फोर्सेस, जब भी जरूरत हो आर्मी के साथ उसको सपोर्ट करें। व्हेन नेसेसरी रिगार्ड देमसेल्फ एज वन विद मुगल एम्पायर, जब भी जरूरत पड़े वो मुगल एम्पायर के साथ खड़े हो, अपोज में ना खड़े हो। इन रिटर्न अकबर वाज प्रिपेयर टू गिव देम लिबर्टी, बदले में क्या दे रहा है? लिबर्टी दे रहा है अपना। इंटरनल मैटर में ऑनर देम, उनको इज्जत दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, उनको अच्छे अच्छे पोस्ट दे रहा है, इन स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट एंड प्रोवाइड देम कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम। अच्छी बात है। यहाँ पे क्या चल रहा है? लेन देन चल रहा है, लेन देन। लेन मतलब क्या मिल रहा है? लेन में क्या मिल रहा है उसको? चलिए यहाँ पे मैं आपको एक पेज ऐड करके हम समझाता हूँ। देखिए लेन देन चल रहा है, मैंने क्या बोला? लेन देन चल रहा है। लेन में क्या मिल रहा है उसको? लेन में मिल रहा है उसको सोवरेनिटी मिल रही है, सोवरेनिटी मिल रही है। किसकी सोवरेनिटी? राजपूत स्टेट की। एनुअल ट्रिब्यूट मिल रहा है, एनुअल ट्रिब्यूट मिल रहा है। तीसरा क्या मिल रहा है? फॉरेन पॉलिसी उन लोगों की मिल रही है, मतलब फॉरेन पॉलिसी में उसका कंट्रोल है, फॉरेन पॉलिसी में। और क्या मिल रहा है? फोर्स मिल रहा है, आर्मी मिल रहा है, आर्मी का सपोर्ट मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? और मिल रहा है उसको कह सकते हैं कि
एक तरह से सपोर्ट मिल रहा है, जब भी जरूरत है सपोर्ट मिल रहा है, ये सब चीज़ें उसको मिल रही हैं। बदले में देन क्या हो रहा है, देन में दे रहा है वो रिस्पेक्ट दे रहा है, उनको ऑटोनॉमी दे रहा है उनके स्टेट पे, ऑटोनॉमी, फुल ऑटोनॉमी स्टेट पे। तीसरा क्या दे रहा है, उनको कह सकते हैं सर्विस मिल रहा है, उनको रिलीजियस फ्रीडम मिल रहा है, रिलीजियस फ्रीडम मिल रहा है उनको। जो उनका इंटरनल मैटर है, फॉरेन पॉलिसी पे तो उसका कंट्रोल है, इंटरनल मैटर पे तो कंट्रोल नहीं है, तो इंटरनल मैटर पे उनको कंट्रोल मिल रहा है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गिव एंड टेक का रिलेशन चल रहा है, गिव एंड टेक, लेन और देन, लेन देन का, गिव एंड टेक का रिलेशन चल रहा है, लेन देन का रिलेशन चल रहा है। और यही कारण है कि हम यहाँ पे राजपूतों को कावर्ड्स नहीं कह सकते। समझ में आ रही है आपको चीजें? मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी चीजें आपको मैं समझाऊं, जो भी चीजें आपको बताऊं, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो और आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में भी आए। क्योंकि अगर समझ में आ जाएगा, एक बार आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा, तो आप उसको कभी भी अपने शब्दों में लिखना चाहें अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस चीज़ों को लिखना चाहें इन चीज़ों को लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई चीज़ को रीड नहीं कर रहा, रीड करने से ये वीडियो काफ़ी छोटा हो जाता है, 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाता है। लेकिन रीड करना मकसद नहीं है, यहाँ पे चीज़ों को समझाना अच्छे तरीके से मकसद है। मुझे नहीं लगता है कि राजपूत पॉलिसी पे पूरे यूट्यूब पे किसी ने इतने अच्छे से चीज़ें आपको समझाई होंगी या पढ़ाई होंगी। आप मुझे एक वीडियो ऐसा नहीं दिखा सकते, एक वीडियो अवेलेबल नहीं है जो सिर्फ राजपूत पॉलिसी पे 1.5 घंटे बात किया हो, एक वीडियो अवेलेबल नहीं है। आप जहां पढ़ते होंगे वहां भी जो है राजपूत पॉलिसी पे इतना बड़ा लेक्चर नहीं हुआ होगा, मैं ये कह सकता हूं। तो कोशिश क्या है, कोशिश ये है कि आपको एक एक वर्ड, एक एक चीज ऐसे से समझाई जाए ताकि आपके मन मस्तिष्क में वो बातें बैठ जाए। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले माफ करें, आपके लिए जो है मैं एक अलग से लेक्चर अभी बनाऊंगा, ठीक है? आपके लिए एक अलग से लेक्चर आएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 1.5 घंटे की वीडियो हो गई है, तो मैं और नहीं लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि ये 2.5-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं एक अलग से वीडियो अभी जो है बना के देता हूँ, आपको अपलोड कर दूंगा मैं। Besides one fact, more has to be kept in mind that while Akbar annexed the territories of all those Muslim rulers whom he defeated, he did not annex the territory of any Rajput ruler except that of Gondwana. गोंडवाना को छोड़ के उसने किसी भी राजपूत टेरिटरी को एनेक्स नहीं किया है, एक्सेप्ट गोंडवाना। ही डिड नॉट एनेक्स एनी टेरिटरी ऑफ द राजपूत्स। लेकिन उसने, अकबर ने सारे टेरिटरीज को, जितने भी मुस्लिम रूलर्स थे उनकी टेरिटरी को उसने क्या किया, कैप्चर किया, अपने कंट्रोल में लाया, डायरेक्ट कंट्रोल में। लेकिन गोंडवाना को छोड़ के उसने किसी भी राजपूत स्टेट को, राजपूत टेरिटरी को उसने अपने अंडर नहीं लाया। द लिबर्टी ऑफ अकबर वाज प्राइमरी रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ राजपूत पॉलिसी। सक्सेस का रीजन क्या है, लिबरलिटी जो है राजपूत की, अकबर की, वही है राजपूत पॉलिसी का सक्सेस। अब सिग्निफिकेंस 5 पॉइंट है हमारा, ये खत्म हो जाएगा वीडियो। आप सभी जो है इतने धैर्य बना के सुन रहे हैं, आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आई होप। नहीं समझ में आ रही है, कोई भी पॉइंट आपको, एक वर्ड भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको जो है अगले वीडियो में, जब मैं ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिग्निफिकेंस ऑफ राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स इन्फ्लुएंस, अकबर का जो है इन्फ्लुएंस जो है उसका एक्सपेंशन होता है। द पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर। फ्रेंडशिप की पॉलिसी से क्या होता है, मुगल एम्पायर का विस्तार हो रहा है, मुगल एम्पायर का। द राजपूत हैड बिकम द स्वॉर्ड एंड शील्ड ऑफ अकबर। क्या बात लिखा गया है यहाँ पे, स्वॉर्ड एंड शील्ड बन गया अकबर के। मतलब अगर लड़ना है तो तलवार लेके खड़े हैं, अकबर को बचाना है तो शील्ड लेके खड़े हैं। मतलब अकबर का स्वॉर्ड एंड शील्ड बन गया है अकबर। क्या बात है, क्या बात लिखी गई है यहाँ पे। और ये लाइन से हम कह सकते हैं कि अकबर ने अपने राजपूत पॉलिसी में ग्रैंड सक्सेस पाया है। ग्रैंड सक्सेस नहीं लिखूंगा मैं, ग्रैंड सक्सेस लिखूंगा, ग्रैंड सक्सेस। इस लाइन को पढ़ के आप कह सकते हैं कि अकबर को जो है ग्रैंड सक्सेस मिला है। द राजपूत्स हैड बिकम द स्वॉर्ड एंड शील्ड ऑफ अकबर। तो पहला पॉइंट क्या हमने पढ़ा, एक्सपेंशन हुआ अकबर के इन्फ्लुएंस का।
मुगल एम्पायर एक्सटेंड किया बहुत ही बड़े पैमाने पे। और इसमें मदद किसने किया? राजपूतों ने मदद किया। कैसे मदद किया? तलवार लेके खड़े रहे लड़ने के लिए। अकबर के सामने अगर अकबर पे चोट आई, अकबर के सामने कोई चुनौती है, तो शील्ड लेके भी खड़े रहे। मिलिट्री हेल्प। द राजपूत रूलर्स प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हेल्प। जाहिर सी बात है, सारे राजपूत स्टेट्स के पास अपनी मिलिट्री है, उनकी आर्मी है, मदद करने के लिए तैयार है अकबर की। कोई भी वॉर करने जा रहा है अकबर, कोई भी टेरिटरी को कैप्चर करने जा रहा है, कॉन्कर करने जा रहा है, तो वो अपनी मिलिट्री का सपोर्ट दे रहे हैं, वो मिलिट्री का सपोर्ट दे रहे हैं। एडवांटेजेस टू राजपूत। द राजपूत रूलर गॉट ऑनर। राजपूतों को क्या मिल रहा है? राजपूतों को क्या मिल रहा है यहाँ पे? राजपूतों को मिल रहा है ऑनर, मिल रहा है रिस्पेक्ट, मिल रहा है, उनकी डिग्निटी को इंश्योर किया जा रहा है। और क्या मिल रहा है इनको? हाई पोस्ट मिल रहा है। और क्या मिल रहा है इनको? हाई ऑफिसेस मिल रहे हैं। और क्या मिल रहा है इनको? बिग जागीर, इनको जागीरदार बनाया जा रहा है। बीर जागीर यानी इनको जागीरदार बनाया जा रहा है। जागीरदार और मनसबदार क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पोस्ट भी दिए जा रहे हैं। कॉन्फिडेंशियल पोस्ट जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, कॉन्फिडेंशियल पोस्ट दिए जा रहे हैं राजपूतों को। रॉयल सर्विस करने का मौका मिल रहा है इनको, रॉयल सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको। ठीक है। देवर ऑल्सो, ये तो हो गया। द राजपूत रूलर्स गॉट ऑनर, हाई ऑफिसेस, बिग जागीर्स, कॉन्फिडेंशियल पोस्ट इन द रॉयल सर्विसेज। दे वर ऑल्सो फ्री टू डिवोट देयर रिसोर्सेज ऑन वेलफेयर परसूट्स इन प्लेसेस ऑफ वॉर एडवेंचर्स। ठीक है। नाउ कल्चरल इंटीग्रेशन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद क्या कहते हैं? अ न्यू कल्चर डेवलप होता है। कल्चर क्या है? इंडो मुस्लिम कल्चर। इंडो मुस्लिम कल्चर वाज बॉर्न। अकबर गेव इंकरेजमेंट टू संस्कृत। संस्कृत को इंकरेज कर रहा है, हिंदी को इंकरेज कर रहा है अकबर ने। तो रामायणा और महाभारता को, रामायणा एंड महाभारता को इसने पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया। पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया इसने महाभारत और रामायणा को। ठीक है। तो इंडो मुस्लिम कल्चर का क्या हुआ? डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू कल्चर बॉर्न हो रहा है। संस्कृत को प्रमोट कर रहा है, संस्कृत को इंकरेज कर रहा है, हिंदी को इंकरेज कर रहा है, जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको इंकरेज कर रहा है। देयर इज नो डाउट दैट द राजपूत्स मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अकबर एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। अकबर के सक्सेस होने का कारण, अकबर द ग्रेट होने के पीछे, द ग्रेट के पीछे कौन है? राजपूत है। द ग्रेट क्यों लगा? क्योंकि राजपूतों ने अकबर को शील्ड और स्वॉर्ड के साथ, उसके साथ हमेशा खड़ा रहा। अकबर, अगर हम कहते हैं अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, तो इस ग्रेट के पीछे कौन है ये समझने की जरूरत है। इसके पीछे कौन है? राजपूत है। जाहिर सी बात है, अकबर का कंट्रीब्यूशन है, अकबर के पास वो एबिलिटी है, अकबर के पास वो क्षमता है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे राजपूतों का जो कंट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग नहीं भूल सकते हैं। यानी कि जहां पे अगर अकबर द ग्रेट की बात होगी, तो वहां पे राजपूतों का कंट्रीब्यूशन होगा। और राजपूतों का कंट्रीब्यूशन को हमें देखना होगा, राजपूतों के कंट्रीब्यूशन को हमें बताना होगा, समझना होगा, क्योंकि राजपूत ही हैं जो स्वॉर्ड के साथ भी खड़े हैं और शील्ड के साथ भी खड़े हैं। और राजपूत ही हैं जो अकबर के एक्सपेंशन में, अकबर के एम्पायर के एक्सपेंशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। राजपूत ही हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि अकबर के ग्रेट बनने में राजपूतों का योगदान है। और देर इज नो डाउट, ये लिखा हुआ है, देर इज नो डाउट दैट द राजपूत्स मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन। ग्रेट वर्ड का यूज हुआ है, ग्रेट। देखिए यहाँ पे ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अकबर्स एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, स्टेट क्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे एक्सपेंशन हो एम्पायर का, स्टेट क्राफ्ट का मैटर हो, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का मैटर हो, संस्कृति ये कल्चर का मैटर हो, इकोनॉमिक आर्थिक का मैटर हो, या सामाजिक सुधार यानी सामाजिक विकास का मुद्दा हो, सोशल प्रोग्रेस का बात हो, इन सारे मुद्दों पे, इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे फील्ड्स में, इन सारे सब्जेक्ट्स पे जो राजपूतों का कंट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ये वन शॉट वीडियो था। मैं भी काफ़ी देर से मैं बोले जा रहा हूँ,
तो वीडियो 1 घंटे 40 मिनट की हो गई है। अब जो है आगे ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बच गया है। इसके लिए मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, अकबर की राजपूत संबंधी नीति। आपने अभी तक जो है इस वीडियो को अगर देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा और समझा, चीज़ों आप सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही अगर आपको मेरे साथ अगर हिस्ट्री पढ़नी है, अगर आपको पढ़ना, अगर मेरे साथ हिस्ट्री अच्छा लग रहा है, तो अगर आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री का मेरे पास जो है कोर्स है वो है 300 रुपीज़ में। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री का जो कोर्स है मेरे पास वो है 300 रुपीज़ में। और अगर आप मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स मेरे पास अवेलेबल है 500 रुपीज़ में। ठीक है, तो अगर आप कोई भी कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ से आप मुझे जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस कोर्स में ज्वाइन होना है, अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, अगर आपको पढ़ना है, आप किसी भी सब्जेक्ट किसी भी फील्ड से हैं, आप बीए ऑनर्स से हैं, बीए प्रोग्राम से हैं, आप यूपीएससी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट समझना चाहते हैं, आपका बेस कमजोर है, आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसी तरीके से पढ़ के आप इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी ने इतनी बातों को सुनी, आपने सब ने इतनी बातों को समझी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आपको जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लेफ्ट करने से पहले, वीडियो को बंद करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स, अपने क्लास ग्रुप्स में जरूर से वीडियो को शेयर करें, ताकि सारे इस बच्चे का जो है, सारे इस वीडियो का जो है, सारे बच्चे जो हैं, सारे स्टूडेंट्स जो हैं, सारे जो मेरे फ्रेंड हैं, वो सारे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल for watching this video till the end. Once again, thank you all.